Okay. Okay. So I'm Sanjeev Pandey. By education, I'm a civil engineer, and then I joined civil services. I was from 1994 batch of one of the civil services, and I worked for many years, and in Delhi with Delhi government and a UT administration of Dadra Nagar Haveli, a small territory sandwiched between Gujarat and Maharashtra. So from 2002 to 2005, I was posted there. 2005 I came back to Delhi, again got posted in various departments एक करके. But 2003 में there were certain things that happened in my life and that changed my life. बहुत सारी चीजें आई, lot many existential questions came कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, what is the purpose of life, क्या कर रहा हूँ मैं. And when I started when I tried getting answers to those questions, my life went in a very different direction. And I went into this body mind energy matrix. And 2006 I for the first time I went in a solitude in hills. उसके बाद बहुत बार मैं आश्रम में रहा, ऋषिकेश एंड बियॉन्ड अकेले रहा. आई वर्कड ऑन माई ब्रीदिंग, वर्कड ऑन माई माइंड, वर्कड ऑन माई एनर्जी सिस्टम्स. आई जो मैं सीखता गया मैं उसको इम्प्लीमेंट करता गया. माई बॉडी वॉज माई माइंड वॉज माई लेबोरेटरी. And very interesting thing happened that I was suffering from a disease called spondylitis for 18 years. That got cured. And before that, I had taken a lot of treatment. In fact, every possible treatment I had taken. वो ठीक नहीं हुआ था. Temporary relief आता था, but ठीक नहीं होता था. So that got cured. So that really opened a new vista in my head कि यार ये कैसे हो गया. So I went deeper into this. And I started working with people. Very good results came. We could alter the blood readings of cancer patients also. So 2008 end तक आते आते it became clear that I will not continue. This is not my cup of tea. Though I had a good job and I did reasonably well also in job. But 2011 I resigned from my job, and then I just started sharing what I had learned. So people started calling me life coach, wellness coach. So now today I work as life and wellness coach. I work with government academies. I work with people, families for their wellness, teaching life skills and all that. So this is about me. आज का जो सेशन है वो एक हमारा जो सक्षम वेलनेस प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, टेकिंग केयर ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. नॉर्मली हम लोग अपना जो सेशन करते हैं वो पार्टिसिपेंट्स के लिए करते हैं वेलनेस प्रोग्राम के, बट कभी कभी हम उसको जनरल पब्लिक के लिए ओपन कर देते हैं, जैसे कि आज है. हमारे जो पुराने सेशंस उनकी रिकॉर्डिंग सक्षम वेलनेस का यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको कुछ कुछ मिल जाएंगी. सो दिस इज अबाउट दिस थिंग. एंड वन डिस्क्लेमर हेयर कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ. मैंने साइंस ऑफ वेलबींग सीखी है, अपने ऊपर अप्लाई की है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जिसमें इमोशनल हेल्थ है, फिजिकल फिटनेस है, ब्रेथ वर्क है, मेडिटेशन है, यहाँ तक कि फाइनेंशियल वेलनेस है. आई हैव प्रोड्यूस्ड रिजल्ट्स विद माई सेल्फ एंड विद मैनी अदर्स. कई यहाँ प्रेजेंट भी हैं उनमें से. सो आज का जो सेशन है वो इंफॉर्मेशन के लिए है. एनालिसिस आपके द्वारा करना है, आपको अपनी बॉडी का. जो हम टूल्स डिस्कस करेंगे उनको यूज करके, बट नो वेयर इट शुड बी टेकन एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर मेडिसिन और मेडिकल एडवाइस. सो हम बेसिकली सक्षम वेलनेस जो काम करता है, हम जो काम करते हैं प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन हेल्थ पे करते हैं. क्यूरेटिव इज नॉट माई जॉब, इज आउट ऑफ माई परव्यू, राइट. सो आज का जो सेशन है वो गट हेल्थ पे है. तो गट हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो व्हाट इज गट हेल्थ? गट हेल्थ इज नाइस वर्किंग बाय द गट माइक्रोबायोम. गट बैक्टीरिया आपने सुना होगा, जैसे जब आप कभी एंटीबायोटिक खाते हैं ना तो वो कहता है कि लो प्रोबायोटिक के कैप्सूल खा लो. तो हमारे जो सिस्टम में अंदर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, डायनेमिक इंटरनल इकोसिस्टम होता है. ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे भीतर. बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म्स होते हैं. उसमें जो डेंसेस्ट पॉपुलेशन है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, वो लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन जिसे बोल देते हैं, उसमें होती है. दो तरह के बैक्टीरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन जो माइक्रोबायोम के लिए, बाइफिडो बैक्टीरियम एंड लैक्टोबैसिलस. ये दो तरह के बैक्टीरिया हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे जो भी बॉडी प्रोसेसेस होते हैं उसमें हेल्प करते हैं. तो ये जो गट का जो माइक्रोबायोम है ये केवल डाइजेशन में काम नहीं आ रहा है.
इट इज एक्चुअली ये मेटाबॉलिक ऑर्गन की तरह काम करता है। जैसे हमारा लिवर है, किडनी है ना, इनको हम मेटाबॉलिक ऑर्गन बोल देते हैं। जो हम खाते हैं उसको प्रोसेस करने में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो जो गट है वो हमारा, इट इज इनफैक्ट इट इज द लार्जेस्ट मेटाबॉलिक ऑर्गन आई वुड से। इसीलिए उसका प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस आता है ह्यूमन हेल्थ और डिजीजेस दोनों पर। तो चाहे वो बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस हैं, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन है, विटामिन का एब्जॉर्प्शन है, या विटामिन का प्रोडक्शन है, वेट मैनेजमेंट में इसका रोल आ जाता है, इम्यून सिस्टम में इसका रोल आ जाता है, यहां तक इमोशनल वेलबींग में इसका रोल आता है। अभी डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें। और अगर हमारा इम्बैलेंस है, अगर माइक्रोबियल हमारी जो ये कम्युनिटी है उसमें अगर हमारा इम्बैलेंस होता है तो उसको डिस्बायोसिस बोलते हैं बेसिकली। अगर उसमें इम्बैलेंस है तो हमारे कई सारे जो फिजिकल चैलेंजेस हैं, इसका मतलब वो शुरू होने वाले हैं। सो अगर वो है तो अब क्वेश्चन यहां पर सबसे पहले आता है कि अपनी गट हेल्थ को एसेस कैसे करेंगे हम, क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट टेस्ट नहीं है। जैसा अगर हम अपना लिपिड प्रोफाइल करा लेते हैं, हम अपना बहुत सारे इस तरह के टेस्ट होते हैं, बुखार आता है तो ज्यादा दिन बुखार चलता है तो वो फीवर पैनल करा देता है डॉक्टर। तो ऐसा गट हेल्थ के लिए ना कोई डायरेक्ट टेस्ट नहीं है। इसके सिम्टम आपको नोटिस करने पड़ते हैं और उससे आपको अपनी गट हेल्थ का गेस्टिमेट करना पड़ता है, गैस करना पड़ता है कि ओके, इट माइट बी बिकॉज ऑफ माई पुअर गट हेल्थ। तो और इसमें भी एक और चीज विच वी हैव टू अंडरस्टैंड राइट नाउ इज, जैसा कि जीवन में अदरवाइज भी होता है कि कोई भी एक चीज किसी एक कारण से नहीं होती है। नॉर्मली किसी भी एक हैपनिंग के पीछे मल्टीपल रीजंस होते हैं। तो जो भी हम जो जिन हम सिम्टम की बात बोल रहे हैं, इसमें गट हेल्थ वुड बी वन, विल नॉट बी वन सिंगल फैक्टर। कई सारे फैक्टर होते हैं बट गट हेल्थ इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो अब किन चीजों से हम पता कर सकते हैं? एक तो सिंपल इंडाइजेशन होता है, जो वो तो बहुत ही कॉमन सा है, बिल्कुल नॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग है कि इंडाइजेशन है यानी ब्लोटिंग है, कभी फ्लैटुलेंस ज्यादा है या इस टाइप की। तो एक तो ये तो है ही है उसका इंडिकेटर। बट और क्या है कि अगर क्रॉनिकली लो विटामिन B12, विटामिन डी आ रहे हैं ना, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ बैड गट हेल्थ। या इन्फ्लेमेशन मार्कर्स आ रहे हैं ज्यादा। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? अगर आपने कभी कॉम्प्रिहेंसिव अपना ब्लड टेस्ट कराया हो तो आपने देखा हो उसमें CRP, HSCRP, अगर कभी डॉक्टर को शक होता है तो वो एक इंटरल्यूकिन 6 होता है, IL-6 बोलते हैं, वो करा देता है। ये अगर हाई आ रहे हैं, दिस ऑल्सो एन इंडिकेटर। या हायर लिवर एंजाइम्स होते हैं, AST ALT या SGOT SGPT, पहले वो बोलते थे, अब उसका नाम नाम AST ALT बोलते हैं। अगर ये हाई है, दिस ऑल्सो कुड बी बिकॉज ऑफ बैड गट हेल्थ। अगर फ्रीक्वेंट एंजाइटी बाउट्स आते हैं, जो नॉर्मल कोर्स में लोगों को जिस पे एंजाइटी नहीं हो रही और आपको एंजाइटी हो रही है, दिस ऑल्सो कुड बी बिकॉज ऑफ पुअर गट हेल्थ। तो ये जो इसको देखना है, या इसके अलावा भी जैसे फ्रेगमेंटेड स्लीप होती है, आप सोए, आधा एक घंटा सोए फिर उठ गए, फिर थोड़ा सोए फिर उठ गए, ये फ्रेगमेंटेड स्लीप कहलाता है। या टोटल स्लीप की ड्यूरेशन ही आपकी कम हो पाती है। या क्रॉनिक फटीग है, शाम को घर आते हैं तो ऐसे थके मरे पड़े आते हैं, दैट ऑल्सो कुड बी बिकॉज ऑफ बैड गट हेल्थ। तो ये एक सिम्टम है, जिस अगर ये सिम्टम है तो वी नीड टू एग्जामिन, वी नीड टू वर्क टुवर्ड्स अवर बेटर गट हेल्थ। उसके ऊपर हमें काम करने की आवश्यकता होती है। These are just symptoms. These are symptoms for many problems, but one of this is gut thing. अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्विकली कि गट का माइक्रोबायोम होता है, हमारा जो गट बैक्टीरिया होता है, वो कैसे किन किन हेल्थ पैरामीटर्स को अफेक्ट कर रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या हम कर सकते हैं अपनी गट हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कि जो एक तो एफिशिएंट डाइजेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। जब हम डाइजेशन की बात करते हैं तो नेचुरली न्यूट्रिएंट का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन, चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो मतलब फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये वाले मैक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं, या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, लाइक जो आपके विटामिन भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं, मिनरल्स हैं। काइंडली म्यूट योरसेल्फ। ओके, या आई डिड इट। ओके, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा, बट अपने को अदरवाइज म्यूट रखिए प्लीज। ओके, सो जितने भी मिनरल्स हम होते हैं, चाहे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बहुत सारे हैं लाइन से, उन सब की एब्जॉर्प्शन के लिए भी इसका रोल है। क्योंकि जो
एक और जो इसका रोल होता है कि गट बैक्टीरिया में जो उसकी एंजाइमिक कैपेबिलिटीज होती है, जैसे हम जब खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने में हमारे बहुत सारे पेप्टिक जूसेस खाने में ऊपर एक्ट करते हैं, एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारा जो पेप्टिक जूसेस हैं, नॉर्मल ह्यूमन एंजाइम्स हैं, उसे वो पचा नहीं पाता उसका। तो उसमें इनडाइजेस्टिबल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, फाइबर आता है जो गट में जाता है, और वहां पर उसका मेटाबॉलिज्म होता है, वहां से उसके वाइटल न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट होते हैं। अभी मैं एक स्टडी पढ़ रहा था जिसमें यह था कि जैसे हम अलमंड्स खाते हैं, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं लोगों को भी आप सुबह 10-15 भीगे हुए अलमंड्स खाइए, बादाम खाइए। तो एक स्टडी में पढ़ रहा था, उसमें था कि अगर आपका गट हेल्दी नहीं है तो मोर देन 30-40% जो अलमंड का जो न्यूट्रिशनल पार्ट है वो एब्जॉर्ब भी नहीं होता है। तो इट इज लाइक ईटिंग, आपने 10 बादाम खाए अपनी तरफ से भिगा के, लेकिन एक्चुअली आप हो सकता है 6 या 7 बादाम के बराबर न्यूट्रिएंट अंदर डाल रहे हैं जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो इट इज दैट इंपॉर्टेंट। फिर क्या होता है कि जो, ये तो हो गया जो एब्जॉर्प्शन वाली बात हो गई। फिर जो आपका गट बैक्टीरिया है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। पानी पीવું છે એને પાણી. ये उज्मा जी हैं, काइंडली कीप योर सेल्फ म्यूट। सो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है कुछ प्रोडक्शन के लिए भी। हमने पहले एब्जॉर्प्शन की बात की थी, अब हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि एसेंशियल विटामिन प्रोड्यूस करता है गट बैक्टीरिया। जैसे अगर हेल्दी गट बैक्टीरिया है तो आपका विटामिन के, विच इज वेरी वाइटल विटामिन, नॉट ओनली फॉर ब्लड के एंगल से बट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के एंगल से, 50% ऑफ योर डेली नीड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय योर गट बैक्टीरिया इफ इट इज हेल्दी। और सारे के साथ जो सीरीज ऑफ बी विटामिन होते हैं वो काफी सारे गट बैक्टीरिया पैदा करता है। जो विटामिन B12 खास तौर पे, जिसका अक्सर हम देखते हैं कि डेफिशिएंसी बहुत लोगों में होती है विटामिन B12 की, खास तौर पे जो वेजिटेरियन लोग हैं उनमें विटामिन B12 और कम हो जाता है, बिकॉज नॉर्मली जो विटामिन B12 बाहर से जो हम एज खाने में खाते हैं वो नॉनवेज से आता है। सो अगर आपका गट अच्छा है तो वेजिटेरियन लोग भी विटामिन B12 की कमी को उनको फेस नहीं करना पड़ेगा। नाउ अनदर थिंग विच comes from healthy gut bacteria is that is called शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, SCFAs बोल देते हैं। ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट गट बैक्टीरिया का काम है। 3 तरह के फैटी एसिड्स निकलते हैं, ब्यूटाइरेट, प्रोपाइनेट और एसीटेट। ये 3 तरह के एसिड होते हैं जो फैटी एसिड्स होते हैं जो कोलोन में बनते हैं। कैसे बनते हैं? जो हमने पहले बात की थी कि जो डाइटरी फाइबर और इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड्स, वो जब उसका फर्मेंटेशन होता है तो वहां से ये 3 तरह के फैटी एसिड्स बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये वाला SCFAs को आप याद रखिएगा, हम इसको काफी टाइम इसका बात करने वाले हैं इसके ऊपर, बिकॉज दिस इज द प्राइमरी थिंग दैट इज जनरेटेड इनसाइड यू टू हेल्प यू इन मेनी वेज। एक तो ये जो इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं? कोई भी हमारे शरीर में जो, सपोज कोई जो भी पाइप कह लीजिए आप देसी भाषा में बोलें, तो कोई भी आर्टरी है, कोई पाइप है, आंत है, कुछ भी है, इंटेस्टाइन है, जो उसका भीतर का जो लाइनिंग है, भीतर का जो सरफेस है, दैट इज मेड ऑफ एपिथेलियल सेल्स। आर्टरीज जो हार्ट की जो आर्टीरियल सेल्स, वो आर्टरीज होती हैं, उसमें भी एपिथेलियल सेल्स होते हैं। तो उनका एनर्जी सोर्स होता है SCFAs जो होता है। जो उसमें म्यूकस प्रोडक्शन है उसके लिए, उसमें इन्फेक्शन है उसके लिए इट इज इंपॉर्टेंट। खास तौर पे इसमें जो हमने बात की थी ब्यूटाइरेट की, ब्यूटाइरेट इन पर्टिकुलर इज फंडामेंटल फॉर इंटेस्टिनल हेल्थ, और जो कोलोनिक सेल्स हैं जो आपकी, जिनसे आपकी कोलोन बनी हुई है, उसको एनर्जी देने के लिए जो ब्यूटाइरेट होता है। इसीलिए हम अपने प्रोग्राम में जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं देसी घी खाइए, देसी घी खाइए, क्योंकि देसी घी में SCFAs होते हैं, ब्यूटाइरेट होता है पर्टिकुलरली, और ब्यूटाइरेट वाटर सॉल्युबल है। तो जो वाटर सॉल्युबल है वो आपके गट को हील करता है। तो देसी घी, इसलिए इट इज सेड दैट देसी घी nourishes your gut, it heals it because it increases the gut bacteria also, and it overall healing करता है गट की। और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज होती है जो समझनी होती है, जिसके कारण हमारी बहुत सारी डिजीजेज होती हैं, कि हमें ये जो SCFAs जो होते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, ये जो गट की लाइनिंग होती है उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं। यानी अब इसकी इंटीग्रिटी को समझते हैं, क्या मतलब? कि जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनको ये टाइटली ऐसे बंद करके रखता है। अगर आपका SCFA प्रोडक्शन ठीक है तो आपके सेल्स अच्छे रहेंगे, नहीं तो ये लूज होते हैं। तो
वहां से प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है फिर, कि जो आपके कोलोन के जो अनवांटेड कंपाउंड हैं वो ब्लड स्ट्रीम में लीक होने का खतरा होता है। और ये बहुत ज्यादा लोगों के साथ होता है बिकॉज ऑफ अवर लाइफस्टाइल एंड ईटिंग हैबिट्स। अभी ये बात करेंगे उसके ऊपर आगे। तो दैट इज कॉल्ड लीकी गट। जिन लोगों का फैटी लिवर है ना, एनएफएलडी अगर है किसी का, एनएफएलडी का ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल तो है ही है, खाना पीना है ही है, बट एनएफएलडी का डायरेक्ट लिंक होता है बिकॉज ऑफ द हाई अमाउंट ऑफ टॉक्सिन्स बीइंग रिलीज इन द ब्लड। एंड देन दैट, क्योंकि ब्लड में गए, ब्लड टॉक्सिक हुआ, और लिवर का काम क्या है, उस टॉक्सिसिटी को रिमूव करना। तो इट ओवरलोड्स एंड इन्फ्लेम्स द लिवर। ये लिवर इन्फ्लेम होगा तो फैटी होगा, डैमेज होगा। इवन कॉन्स्टिपेशन जो होता है, दैट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एनएफएलडी। अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, एक आध दिन दो दिन की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो ये वाला जो एस सी एफ एस का एंगल है, और इससे क्या है, क्योंकि आपके जो अंदर, क्योंकि एक ऐसे एसिडिक एनवायरनमेंट बन जाता है, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, सेलेनियम, जो भी आप खाते हैं, जो हमारे बहुत छोटे छोटे ट्रेसेस में अंदर चाहिए होते हैं, जब अंदर पीएच कम होता है, हाथ का एसिडिक एनवायरनमेंट होगा क्योंकि फैटी एसिड्स हैं, तो उनकी एब्जॉर्प्शन बेटर हो जाती है। अनदर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इमोशनल वेलबींग, कि जो गट और ब्रेन, ये दो इंट्रिकेटली लिंक्ड होते हैं, उसको बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस। यानी जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और एंटेरिक नर्वस सिस्टम, एंटेरिक मतलब आंतों वाला, एंटेरिक नर्वस सिस्टम के बीच में एक कनेक्टिंग चीज है। ये जो होता है, इसको समझना जरूरी है, और क्योंकि जो आपका गट है वो काफी सारे एसेंशियल न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स का मतलब होता है एक काइंड ऑफ हॉर्मोन्स। आपने सेरोटोनिन का नाम सुना होगा, जिसको हम फील गुड ट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर बोल देते हैं। 90% ऑफ योर सेरोटोनिन इज प्रोड्यूस्ड इन योर गट। हाँ, उसका सेरोटोनिन का धूप से भी संबंध होता है। अगर आप धूप में घूमते हैं तो सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है, बट अगर आपका गट हेल्दी नहीं है तो आप धूप में घूम लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, सेरोटोनिन का उतना प्रोडक्शन नहीं होने वाला है। और सेरोटोनिन क्यों चाहिए होता है हमको? क्योंकि जो आपका मूड है, मूड रेगुलेट करता है, स्लीप को रेगुलेट करता है, एपिटाइट को रेगुलेट करता है। तो इसलिए अगर अच्छा आपका गट है तो सेरोटोनिन अच्छा पैदा होगा। फिर एक और ऐसा ही न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो मूड रेगुलेशन में काम आता है, उसको गाबा बोलते हैं। गामा एमिनो ब्यूटराइक एसिड, वो भी आपका गट बैक्टीरिया पैदा कर रहा है। अगर आपका गट अच्छा नहीं है, अब इसको एक और चीज को समझते हैं थोड़ा सा, स्ट्रेस और गट बैक्टीरिया का रिलेशन। ये एक तरह का ना फीडबैक लूप क्रिएट कर देता है। अगर आपका गट बैक्टीरिया अच्छा है, तो हमने बात की थी कि सेरोटोनिन पैदा होगा, दैट मीन्स फील गुड वाला, तो आपका स्ट्रेस कम होगा, एंजाइटी कम होगी। अगर आपका स्ट्रेस है, क्रॉनिक स्ट्रेस लेते हैं, अगर आप क्रॉनिक स्ट्रेस है, उससे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, और जो हॉर्मोन्स होते हैं बॉडी के वो चेंज होते हैं, खास तौर पे कॉर्टिसोल, वो प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन होता है। तो कॉर्टिसोल बढ़ेगा, आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, तो गट का जो माइक्रोबायोम है वो गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। तो और अगर गट का माइक्रोबायोम खराब है, तो क्योंकि सेरोटोनिन नहीं बनेगा, वो वाला हार्मोन नहीं बनेगा, तो भी आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। तो ये स्ट्रेस से माइक्रोबायोम खराब होता है, खराब माइक्रोबायोम से फर्दर स्ट्रेस पैदा होता है। तो ये फीडबैक वो है। तो जो हमने दो बैक्टीरिया की बात की थी, बाइफिडोबैक्टीरियम एंड लैक्टोबैसिलस, ये अगर हम स्ट्रेस में रहते हैं तो ये फर्दर कम होने शुरू हो जाते हैं। तो इसका जो रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, कि अगर आप लैक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैक्टीरियम की इंटेक बढ़ाते हैं, उसका अभी आगे बात करते हैं कैसे, तो आपका स्ट्रेस रिलीव होता है। जैसे हम एक बहुत ही जनरली बोल देते हैं कि ज्यादा स्ट्रेस में ना एक कटोरी दही खाओ, दही खाने से यू फील लाइट, यू फील बेटर, क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस होता है खूब सारा। अनदर थिंग, जो इम्यूनिटी वाली बात है, कि अगर आपकी गट पावरफुल है, अगर आपका गट बैक्टीरिया अच्छा है, बिकॉज गट इज लार्जेस्ट इम्यून ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। और भी होते हैं, स्प्लीन है, थाइमस है, ये भी इम्यूनिटी वाले ऑर्गन माने जाते हैं, बट गट में 70 to 80% इम्यून सेल्स होते हैं। तो अगर आपका गट हेल्दी है, तो आपका एक जो आपकी एक फाइटर फोर्स है आपके पास, उसको आईजीए बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन ए, वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में बनता है।
तो अगर आपका गट अच्छा है तो आईजीए का प्रोडक्शन अच्छा होगा, एंड आईजीए इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस एंड टॉक्सिन्स इन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट। जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट का मतलब कि आपके जो जेनिटल ऑर्गन से रिलेटेड जितने भी आपके ट्रैक्ट्स हैं उन सब का। जैसे कि किसी को अगर अगर इस ढंग से देखें, किसी को अगर फ्रीक्वेंट यूटीआई होता है, फ्रीक्वेंट कोल्ड एंड कफ होता है, या फ्रीक्वेंट स्टमक अपसेट होता है, दिस कुड बी ए साइन ऑफ पुअर गट माइक्रोबायोम। साथ साथ एक इम्यून टी सेल्स होते हैं, वो भी गट बैक्टीरिया से अफेक्ट होते हैं। तो मतलब बेसिकली क्या है कि अगर गट बैक्टीरिया अच्छा होगा तो इम्यूनिटी अच्छी होगी, बीमार कम पड़ेंगे हम लोग। अब एक चीज ऐसी, उसके बाद हम लोग उस पे आएंगे, जो प्रैक्टिकल टिप्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, उस पे आएंगे। उन लोगों के लिए खासतौर पे जो वेट लॉस करना चाहते हैं, जो वेट के लिए थोड़ा कॉन्शियस रहते हैं, उनके लिए हमने बात की थी अगेन शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स की, एससीएफएस की। कैसे बन रहे थे वो? हाई फाइबर इंटेक से बन रहे थे, या जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं उसके फर्मेंटेशन से। अगर उसका हेल्दी प्रोडक्शन होता है तो दो हार्मोन और पैदा होते हैं, GLP-1 एंड पेप्टाइड वाई वाई। दो हार्मोन और पैदा होते हैं ना, ये हार्मोन बड़े अच्छे होते हैं। ये जब गट में से आते हैं तो ये ब्लड शुगर को मैनेज करते हैं। जो हमारी स्टमक की एम्पटिंग होती है, स्टमक एम्पटिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने खाना खाया, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना जब ज्यादा, तो वो बहुत जल्दी खट 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 करके ब्लड में चला जाता है। तो ये वाला जो हार्मोन है, दोनों, चाहे वो GLP-1 है चाहे पेप्टाइड वाई वाई है, ये स्टमक एम्पटिंग को स्लो कर देते हैं। और भी मैकेनिज्म है दैट वी डिस्कस, कभी और बात करेंगे उसके ऊपर, जिससे स्टमक की एम्पटिंग हम स्लो करते हैं ताकि ब्लड में शुगर की जो मात्रा है वो धीरे धीरे जाए। फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। तो जब आप ज्यादा अच्छा फील करेंगे, फुलनेस वाला फील करेंगे, तो नेचुरली थोड़ा कम खाने में काम चलेगा। फिर जो एससीएफएस होते हैं वो फैट सेल्स को मैसेज देते हैं कि एक लेप्टिन हार्मोन होता है, उसको सेटाइटी हार्मोन बोलते हैं। लेप्टिन का मतलब वो वाला हार्मोन जो आपको पेट भरने वाला सिग्नल देता है, वो वाला। तो वो सेटाइटी हार्मोन पैदा करता है, तो वो आपको और जल्दी फुल और आपका पेट भरा, तृप्ति हार्मोन बोल सकते हैं, आपको तृप्ति होगी खाने से, वो वाला हार्मोन होता है ये। तो अगर आपका शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स का प्रोडक्शन ठीक ठाक है तो आपका वेट मैनेजमेंट इजी हो जाता है। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो ये तो हो गया जो बेसिकली आपका जो गट बैक्टीरिया का क्या क्या करता है, गट बैक्टीरिया, हमने वो बात कर ली। यहां तक किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई है तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। अब हम नहीं तो इसके बाद स्ट्रेटेजी पे जाएंगे कि हाउ टू इंप्रूव अवर गट बैक्टीरिया और हाउ नॉट टू डैमेज द गट बैक्टीरिया, दोनों चीजें हैं। एनी क्वेश्चन सो फार? ओके, ग्रेट, वंडरफुल, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। ओके, तो पहली चीज हमें समझनी है कि हम अपने ऐसी चीज करेंगे जिससे हम, जो हमारा गट बैक्टीरिया है, उसको हम अच्छा अच्छा खाना दें। जैसे जिसको हम नर्चर करना चाहते हैं ना, तो हम उसका नरिशमेंट अच्छा करते हैं। तो वैसे ही हमें यहाँ पर करना है कि जो गट बैक्टीरिया है उसको हम फलों फूलों का आशीर्वाद दें, अच्छा अच्छा खाना खिलाएं, ताकि वो अपनी बढ़िया बढ़िया अंदर कॉलोनीज बनाए। क्योंकि बैक्टीरिया की कॉलोनी बनती है अंदर, उसको बोलते ही कॉलोनी है, ऐसा नहीं कि आप ही कॉलोनी में रहते हैं। तो पहली चीज जो है वो है प्रीबायोटिक। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक। तो प्रीबायोटिक क्या है? प्रीबायोटिक वो है नॉन डाइजेस्टेबल कंपोनेंट्स ऑफ फूड होता है, बेसिकली सर्टेन टाइप ऑफ फाइबर कह सकते हैं आप, जो जिससे हमने पहले भी बात की थी कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं, वो जो फाइबर खा के बनते हैं, फाइबर को फर्मेंट करके बनते हैं। तो दैट दीज फाइबर बिकम्स प्रीबायोटिक, जिससे हमारी गट में जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ और उसकी एक्टिविटी दोनों अच्छी हो रही हैं। तो दे बेसिकली एक्ट एज ए काइंड ऑफ ए फूड कह लीजिए, या फर्टिलाइजर कह लीजिए गट बैक्टीरिया के लिए, उससे, ताकि आपका जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स का जो प्रोडक्शन है वो अच्छा रहे, और जो हमारे न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन है वो भी अच्छा रहे। तो जो प्रीबायोटिक है, चूंकि अगर ये अच्छा रहेगा तो आपकी जो गट की जो लाइनिंग है उसकी इंटीग्रिटी भी बनी रहेगी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप फिट। तो अब कौन सी चीजें हैं जो प्रीबायोटिक की कैटेगरी में आती हैं, चाहे वो हाई फाइबर है या अदरवाइज प्रीबायोटिक है? गार्लिक एंड अनियन, कच्चा इज बेटर, बट गार्लिक एंड अनियन का यूज, क्योंकि इनसे बाइफिडोबैक्टीरियम, जो दो हमने डिस्कस किए थे उसमें से एक,
बाइफिडोबैक्टीरियम इंक्रीज होता है। बनानास, बट नॉट द राइप वन, पके बनाना में नहीं, जो कच्चा केला है, ग्रीन बनानास, क्योंकि ग्रीन बनाना में रेजिस्टेंट स्टार्च होता है। रेजिस्टेंट स्टार्च के ऊपर अभी और बात करेंगे। ग्रीन बनानास, बट ग्रीन बनानास यू कांट ईट जस्ट लाइक दैट, तो उसकी सब्जी बन सकती है, उसका आप किसी और तरीके से उसकी रेसिपी बना सकते हैं, बट ग्रीन बनाना इज वेरी गुड प्रीबायोटिक। जितने भी लेग्यूम्स होते हैं, लेंटिल्स हैं, पल्सेस हैं, जो हमारी दालें होती है ना, मसूर, अरहर वरर, वो सारी दालें समझ लीजिए, या जो छोले राजमा वगैरह वगैरह हम खाते हैं, है ना, लोबिया, ये वाला जो ग्रुप है, बीन्स हैं, ये सारी लेग्यूम्स वाले आते हैं। तो दिस ऑल्सो कंटेन लॉट ऑफ गुड फाइबर दैट एक्ट्स एज अ प्रीबायोटिक। होल ग्रेन्स हैं, जैसे मिलेट्स होते हैं, मतलब बाजरा ज्वार टाइप का जो है, होल ग्रेन्स, वो दे ऑल्सो एक्ट एज प्रीबायोटिक, क्योंकि फाइबर रिच है वो। वेजिटेबल्स हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ब्रोकली है, एस्पेरागस है, ये वाली जो वेजिटेबल्स होती हैं, दे हैव मोर फाइबर। नट्स हैं, आलमंड्स हैं, पिस्ताशियो हैं, पिस्ता है, ये अच्छे होते हैं। फ्रूट्स हैं, एप्पल है, पीचेस हैं, ये फ्रूट हो गए जो प्रीबायोटिक के तौर पे काम करते हैं। एक और जो हमने भी बात की थी ऊपर, रेजिस्टेंस स्टार्च की, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है इसको क्रिएट करना। उससे पहले कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा थोड़ा सा समझ लीजिए, कार्बोहाइड्रेट क्या चीज है। जो भी आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, मीठा खाते हैं, ये सारा कार्बोहाइड्रेट है। ये अल्टीमेटली बॉडी में जाके जब आप चबाते हैं इसको, तो जो उसका लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, वो जब आप चबाते हैं तो आपके सलाइवा में का जो एंजाइम होता है, उससे वो छोटा मॉलिक्यूल हो जाता है, पेट में जब जाता है तो वो रेडी टू बी डाइजेस्टेड होता है, तो तुरंत ब्लड में जाके एज शुगर वो ब्लड में चला जाता है, और वहां से सेल्स में बर्निंग शुरू हो जाती है। लेकिन क्योंकि हम जब खाते हैं, अगर 2 या 3 रोटी खा ली या चावल खा लिए, तो काफी ज्यादा शुगर इकट्ठा ब्लड में रिलीज होती है, तो दैट इज कॉल्ड शुगर स्पाइक। ना, शुगर स्पाइक इज नॉट गुड, क्योंकि उतनी शुगर आपकी जो बॉडी है, बॉडी मतलब पेनक्रियास से जो इंसुलिन निकल रहा होता है, वो उसको मैनेज नहीं कर पाता है। तो एक्सेस शुगर उस समय तैरती रहती है ब्लड में, दैट क्रिएट्स द प्रॉब्लम, दैट क्रिएट्स इन्फ्लेमेशन ऑल्सो, दैट लीड्स टू फैटी लिवर ऑल्सो, क्योंकि वो एक्सेस शुगर को सिस्टम जो है वो लिवर में ले जाएगा, लिवर उसको फैट में कन्वर्ट कर देगा, कुछ अपने पास रख लेगा, कुछ भेज देगा आपके विसरल रीजन में, दैट इज अनदर प्रॉब्लम। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप वैसे ही उसी तरह के कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च होता है मेनली, जैसे चावल में स्टार्च है, रोटी में स्टार्च है, स्टार्च इज कार्बोहाइड्रेट, तो उसको आप रेसिस्टेंट स्टार्च में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो जो होता है, वो जब रेसिस्टेंट स्टार्च का मतलब उसका मॉलिक्यूल इस तरह का हो गया कि वो ना पेट में ना स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होने वाला है, वो जाएगा ही कोलोन में, एंड इट विल देन बिकम द फूड फॉर द गट बैक्टीरिया, और एससीएफए पैदा करेगा, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स पैदा करेगा। और जिनको यूरिनरी या किडनी के इश्यूज होते हैं ना, उनके लिए दिस इज वेरी बेनिफिशियल बाय द वे। अब कैसे करना है, बड़ा सिंपल है। हम लोग आजकल घर में यही सिस्टम बना रखा है। चावल बना लीजिए, दो वी ईट ब्राउन राइस, व्हाइट राइस में भी सेम चलता है, बट हम ब्राउन राइस खाते हैं, थोड़ा सा ब्राउन राइस का जो जीआई होता है वो थोड़ा सा कम होता है, दैट्स ऑल। तो जीआई मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स। सो आप राइस को पका लीजिए, आपने बॉयल कर लिए, उसको रूम टेम्परेचर पर रखिए, उसको उठा के फ्रिज में रख दीजिए, जब अच्छे से ठंडा हो जाए 2-4 घंटे बाद, उसको बाहर निकालिए, हीट करिए। अगर जल्दी खाना है तो एक बार हीट करके खा लीजिए। बेटर इज, आपने एक बार हीट किया, फिर उसको रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए, फिर उसको फ्रिज में रख दीजिए, फिर 2-4 घंटे पड़े रहने दीजिए, ओवरनाइट पड़े रहने दीजिए, दोबारा निकालिए। तो यानी क्या हुआ, कूलिंग हीटिंग 2 बार हो गई। Now, this creates excellent amount of resistant starch in the rice. And same can be done with boiled potato also. Potato also is starch. तो आप क्या कर रहे हैं, आप कार्ब भी खा रहे हैं, पेट भी भर रहा है, लेकिन आपका शुगर स्पाइक नहीं हो रहा है। शुगर स्पाइक नहीं हो रहा है, तो आपका जो शुगर मेटाबॉलिज्म मैकेनिज्म जो होता है वो एक्टिवेट हो ही नहीं रहा है, आपके पेनक्रियाज और लिवर पे लोड आ ही नहीं रहा है, दे आर नॉट गेटिंग स्ट्रेस्ड आउट। तो अब हमें यहां से क्या, हमारा टू डू क्या बना, कि आपको हेल्दी गट के लिए आपको 25 से 30 ग्राम फाइबर एवरीडे खाना है। हम अपने प्रोग्राम अभी बात करते हैं, चलिए, हाउ वी एंश्योर दिस। फिर दूसरी जो चीज होती है वो प्रोबायोटिक होता है। प्रोबायोटिक मतलब बेसिकली लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ऑलरेडी बैक्टीरिया है, जो चीज, वो प्रोबायोटिक है। तो जैसे आपने, है ना, कि हम दही में कहते हैं ना, दही में बैक्टीरिया होता है। दही मतलब घर, होममेड दही में, बाजार के दही में थोड़ा गड़बड़ होती है, तो होममेड वाले में।
तो वो क्या करता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग गट बैक्टीरिया है उसमें यू आर ऑगमेंटिंग दैट एग्जिस्टिंग गट बैक्टीरिया विद एडिशनल बैक्टीरिया। तो आपका जो माइक्रोबियल बैलेंस है वो बेटर होता जाता है, अच्छा आपकी कम्युनिटी और फलती फूलती है। तो अब कौन सी चीजें हैं जिसमें प्रोबायोटिक आपको मिल जाएगा? दही हमने बात करी ली, होममेड ऑफ कोर्स। फिर कैफिर होता है, सावर होता है, होममेड अचार होता है। होममेड अचार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अचार हम घर में जब बनाते हैं तो हम उसको सॉल्ट डालते हैं उसमें, उससे फर्मेंट होता है कुछ दिनों बाद। लेकिन जो बाजार में मिलता है वो विनेगर से कर देते हैं उसको, तो विनेगर इज नॉट गुड हेयर। अचार में विनेगर इज नॉट गुड। हम कांजी बनाते हैं, कंबूचा बनता है, इवन एप्पल साइडर विनेगर विद मदर, नॉट सिंपल एप्पल साइडर विनेगर, जिसमें लिखा हो एप्पल साइडर विनेगर विद मदर। और उसकी पहचान क्या होती है कि उसके नीचे में से मटमैला सा होता है, हिलाएंगे ना तो सारा ऐसा मटमैला सा हो जाता है। सो दैट इज द मदर एलिमेंट। सो दैट ऑल्सो इज प्रोबायोटिक। तो वो क्या करता है कि अगेन गट का बैरियर को इंप्रूव करता है, इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करता है, काफी जो इस तरह की सारी चीजें इन्फ्लेमेटरी जितने हमारी चीजें होती हैं उनको रोकता है। तो प्रोबायोटिक बेसिकली गट बैक्टीरिया, आप यू आर ऑगमेंटिंग द एग्जिस्टिंग गट बैक्टीरिया विद सम मोर गट बैक्टीरिया। तो हमें अगेन टू डू क्या है हमारे लिए यहाँ पर, कि रोज कम से कम 1 या 2 प्रोबायोटिक खाना खाएंगे आप। कुछ भी खाइए, 1 कटोरी दही खा लीजिए, लस्सी पी लीजिए, sauerkraut खा लीजिए, थोड़ा सा अचार खा लीजिए, घर का बना अचार खा लीजिए, समथिंग समथिंग, कुछ 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 1 या 2 प्रोबायोटिक फूड खाइए, ताकि जो आपका गट बैक्टीरिया है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथन होता रहे। और इसमें एक ही चीज है, क्योंकि मेरे से एक आध बार किसी ने पूछा था कि वो जो बाजार में भी तो मिलते हैं आजकल, कई सारी कंपनीज हैं जो बड़े सो कॉल्ड बड़े अच्छे विटामिन वगैरह बनाती हैं, तो वो प्रोबायोटिक भी बनाती हैं, उनके कैप्सूल्स वगैरह आते हैं, तो वो क्यों ना खा लिए जाए। तो इट इज जस्ट कि वैसे ही है जैसे कि हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट को हम उसके कैप्सूल या टैबलेट नहीं खाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि खाने से ही सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट आए। बिल्कुल वही फंडा यहां पर भी है, कि आपको अपना जो प्रोबायोटिक पॉपुलेशन है वो हमें अच्छा प्रोबायोटिक फूड खा के उसको बढ़ाना है, ना कि जो इस तरह का जो रेडीमेड सॉल्यूशन है, कमर्शियली अवेलेबल प्रोबायोटिक है वो। हाँ, इमरजेंसी में यस, जैसे आप एंटीबायोटिक खाते हैं तो खाइए, उस समय कई सारे हमारे स्टैंडर्ड प्रोबायोटिक चीजें मिलती हैं, वो खा लीजिए, नॉट ए प्रॉब्लम, नॉट ए प्रॉब्लम। तो अब हमें यहां पर क्या करना है कि एक तो प्रोबायोटिक चीजें खा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, दूसरा ऐसी चीज नहीं खानी है जिससे गट का बैक्टीरिया मरता है। तो वो कौन सी चीज होती है, यहां पर थोड़ा न्यूट्रिशनल एंगल आ जाता है। अगर आप आज की लाइफस्टाइल में देखते हैं तो व्हाट खाना वी आर ईटिंग इज, उसमें लॉट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स आर देयर। तो प्रिजर्वेटिव का फंडा समझना बहुत जरूरी है, कि प्रिजर्वेटिव होता क्या है और करता क्या है आपके खाने के साथ। आप इसको इस ढंग से समझिए कि जो कोई भी आप नेचुरल खाना खाते हैं, आलू से ले लेते हैं, आलू आप लेते हैं, आलू में अपना एक माइक्रोबायोम होता है, यानी उसकी अपनी बैक्टीरियल कॉलोनी है। और वो जब आप उसको रखे रहते हैं तो कुछ टाइम बाद वो जो बैक्टीरियल कॉलोनी है वो डीजनरेट कर जाती है, खाना खराब होता है, चाहे वो आलू की सब्जी बना के खाना खराब हो, चाहे वो सीधा कच्चा आलू हो वो खराब हो। तो इसीलिए हमारा जो होममेड फूड होता है वो कुछ दिनों में, 2 दिन 4 दिन में खराब हो जाता है। ऑन द अदर एंड आप देखेंगे कि आलू के चिप्स 6 6 महीने की, 8 8 महीने की शेल्फ लाइफ होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। अब प्रिजर्वेटिव क्या करता है, बहुत जगह तो लेबल में ना आपको पता भी नहीं चलेगा कि प्रिजर्वेटिव है, बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से कैमोफ्लेज किया जाता है। वो क्या करता है, वो जो उसका आलू का, फॉर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जो उसका लोकल माइक्रोबायोम है उसको मार देता है, और उससे फूड खराब होता ही नहीं। जब माइक्रोबायोम में नहीं होगा तो सड़ेगा क्या? तो प्रिजर्वेटिव्स आर एक्चुअली लाइक जेम्स बॉन्ड, लाइसेंस टू किल वाले हैं वो। तो जहां भी जाएंगे वो मारेंगे। आपने खा लिया तो अब बिकॉज दे हैव द लाइसेंस टू किल, सो दे विल स्टार्ट किलिंग योर गट बैक्टीरिया। तो हमें प्रिजर्वेटिव्स को मिनिमाइज करना होता है, आज की लाइफ में हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल जो हमारे प्रिजर्वेटिव्स हैं, वी नीड टू रिड्यूस देम। चाहे वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हों, फूड कलर्स हों, इमल्सिफायर्स हों, ये सारे के सारे जो हैं ये उसी कैटेगरी में हैं जो इंटेस्टिनल डैमेज करते हैं, इन्फ्लेमेशन इंक्रीज करते हैं। और आज की डेट में जहां पर हम लोग इतना ज्यादा प्रोसेस फूड खा रहे हैं, एडिड शुगर जिसमें डली हुई है, एडिटिव्स डले हुए हैं, तो जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है ना वो काफी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। हमने ना अभी शिफ्ट किया एक नई जगह पे, तो बड़ा मजा आया मुझे, मतलब आई वॉज जस्ट टेलिंग माई पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो
वो अग्रवाल पैकर वाले आते हैं ना बंदे, तो मुझे लगा ये लड़के हैं भाई, उनको थोड़ा नरिशमेंट, तो मैंने उनको कुछ बिस्किट मंगाए उनके लिए। वो मदर डेयरी की एक रबड़ी लस्सी होती है, तो वो मुझे भी बड़ी अच्छी लगती थी, तो वो मैंने ले आया खूब सारी, तो उनको भी पिलाई, मैं भी पी रहा था। जब पी ली उसके बाद मैंने कहा चलो इसके न्यूट्री वो देखते हैं, इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। यू वांट यू विल बी सरप्राइज्ड। 100 ग्राम का जो उसका सर्विंग साइज के हिसाब से, जैसे 100 ग्राम में या 100 ml वटेवर, 34 ग्राम शुगर थी उसमें। उसमें एडिटिव्स थे, उसमें प्रिजर्वेटिव्स थे। दैट वाज द लास्ट डे मैंने बाहर की लस्सी पी है शुगर। मैं मदर डेयरी की लस्सी कई बार की, मदर डेयरी की है यार, हम लोग उसको बड़ा लगता है कि नहीं ठीक ही है, अच्छी चीज है, तो ले आते थे। एंड आई वाज, उसके बाद से मैंने कई बारी इस तरह के लेबल्स, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स का ग्रुप बना है, मैं उसमें फोटो खींच के डाली हैं कि हाउ मच शुगर इज देयर। 100 ग्राम में 40 ग्राम शुगर, 28 ग्राम शुगर, ऐसे शुगर आ रही है। सो एक्सेस शुगर खाने से इन्फ्लेमेशन होता है, गट बैक्टीरिया खराब होता है। और जब हम शुगर यहां पर कह रहे हैं ना, तो केवल डायरेक्ट शुगर की बात नहीं हो रही है। इनफैक्ट वट एवर इज कन्वर्टेड टू शुगर इनसाइड द बॉडी, कार्ब, राइट, वो शुगर ही है, उससे भी इन्फ्लेमेशन होगी। तो जितने भी आपके प्रोसेस फूड हैं, हाई ट्रांस फैट फूड हैं, तो ये सारे के सारे गड़बड़ करते हैं, राइट। अब तो प्रोसेस फूड का हमने बात कर ली। अब एक और जो खास तौर पे ख्याल रखना है, क्योंकि प्रोसेस फूड देखा जाए तो बाय डेफिनेशन आटा ऑल्सो इज प्रोसेस फूड, क्योंकि वो गेहूं को प्रोसेस किया गया, बट दैट इज मिनिमली प्रोसेस फूड। इसका जो पूरे स्पेक्ट्रम का जो इधर वाला पार्ट है, दैट इज अल्ट्रा प्रोसेस फूड, यूपीएफ। यूपीएफ के लिए खास तौर पे आपने केयरफुल रहना है। यूपीएफ क्या बोलते हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड क्या होता है? दीज आर इंडस्ट्रियल फॉर्मुलेशंस मेड मोस्टली फ्रॉम रिफाइंड इंग्रेडिएंट्स, कॉस्मेटिक एडिटिव्स। और उसका जो प्रोसेस है ना, वो बिल्कुल वो मैन्युफैक्चरिंग वाला प्रोसेस है, वो खाने वाला प्रोसेस नहीं है। तो उससे वो जो है, वो उनके ऊपर अब इतनी रिसर्चेज हैं, दो फूड कंपनीज एंड फार्मा कंपनीज, दे वुड नॉट लेट पीपल नो इन ब्लैक एंड व्हाइट अबाउट ऑल दीज थिंग्स। इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम होती है, और मल्टीपल क्रॉनिक डिजीजेस से दे आर लिंक्ड। कौन से होते हैं? अभी आप इसके बाद मुझे बहुत गालियां देने वाले हो। इंस्टेंट नूडल्स, फ्रूट लूप्स, शुगरी कॉर्नफ्लेक्स, मतलब वो बच्चे खाते हैं ना दूध में डाल के, फ्रूट लूप्स, रेडी टू ईट वेज और नॉन वेज नगेट्स, आपके वो बार्स आते हैं, ग्रेनोला बार्स, ज्यादातर ग्रेनोला टाइप के बार्स, जितने भी फिजी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कैंडी विद आर्टिफिशियल कलर्स, पोटैटो चिप्स, वाइट मास प्रोड्यूस्ड वाइट ब्रेड। मास प्रोड्यूस्ड वाइट ब्रेड को समझ लीजिए, जो आप बाहर वो खाते हो ना, सैंडविच, कमर्शियल सैंडविच, दोज आर मास प्रोड्यूस्ड वाइट ब्रेड दैट कम्स इन यूपीएफ। फ्रोजन पिज्जा, इस तरह का जो भी फ्रोजन वाली चीज, रेडी टू ड्रिंक मिल्क शेक्स, लस्सी जो मैं भुगत चुका हूं, माइक्रोवेव वाले पॉपकॉर्न बैग्स, ये भी यूपीएफ में आते हैं। तो सारी टेस्टी चीजें हैं, लेकिन सारे के सारे बहुत बुरी तरह माइक्रोबायोम को, हमारे गट बैक्टीरिया को हिट करते हैं। स्ट्रेस की हमने थोड़ी सी बात की थी। स्ट्रेस का हमारा एक फीडबैक लूप बनता है, सो वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट स्ट्रेस। एंड व्हेन वी से स्ट्रेस, इट डज नॉट मीन, या यू वांट टू से समथिंग? यस। No, I want to ask a question. You या listed few things जो इस category में आते हैं. या Lot of people around me, they eat instant upma, instant poha, instant idli. Does that also come into this category? नॉट यूपीएफ बट यस प्रोसेस्ड। इट्स नॉट यूपीएफ। यूपीएफ जो है वो बेसिकली क्या है, जो मशीन, खाने की चीज मशीन में बन रही है, मतलब इंग्रेडिएंट्स डल रहे हैं, फिर मशीन में जो वो चीज आ रही है, दैट इज यूपीएफ। जो इंस्टेंट पोहा उपमा है वो मशीन से नहीं बन रहा है, बट यस उसकी लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए, लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स डले हैं। एनीथिंग विच इज, एनी फूड दैट इज पैक्ड इन ए पैकेज, इन ए पैकेट, हैज टू हैव प्रिजर्वेटिव इन इट, एंड वी आर अगेंस्ट प्रिजर्वेटिव एज फार एज पॉसिबल, दो वी कैन नॉट अवॉइड। ट्रेवल करेंगे तो खाना पड़ जाता है, हम कहते हैं प्लास्टिक की बोतल में पानी मत पियो, बट ट्रेवल करेंगे तो भाई बिस्लरी लेनी पड़ती है, तो नो ऑप्शन। उसमें कोई इतना बड़ा स्ट्रेस नहीं लेना है, अपने को इतना भी ज्यादा पैरानॉइड नहीं हो जाना है। फंडा क्या है कि जितना जितना पॉसिबल हो मैक्सिमम उतना हम कर लें, और फिर बिना गिल्ट के रहें। गिल्ट ज्यादा नुकसान कर देता है, तो बिना गिल्ट के रहें, लेकिन एज फार एज पॉसिबल ट्रीट योर बॉडी योर ओन बॉडी। कम ऑन, आप ही की है भाई।
हम अपनी बॉडी के को उतना प्यार ही नहीं करते, अपने को ही इतना प्यार नहीं करते हम। तो अपने को प्यार करना सीख लो। हम अपने बच्चे को ना कोई भी गंदी चीज नहीं देंगे, खराब चीज नहीं देते। मम्मियों का खास तौर पे होता है, बच्चे को फ्रेश दे देगी, बासी खुद खा लेगी। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि बच्चे को बासी देके खुद फ्रेश खाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं प्लीज। लेकिन अपनी इज्जत करना सीखना होता है, अपनी अपनी वैल्यू, अपनी हेल्थ की, अपनी इमोशनल हेल्थ की वैल्यू करना सीखना होता है। तो मत खाएं। सो एनी अदर क्वेश्चन, बाय द वे, एनी अदर क्वेश्चन? चलिए, तो मैं इसको और आगे लेके चलता हूं। जब हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर वो जो सिचुएशनल स्ट्रेस होता है ना, कि कल कुछ प्रेजेंटेशन देनी है, कुछ वैसे हो गया, किसी बहू की सास से पंगा हो गया, ये सिचुएशनल है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एग्जिस्टेंशियल स्ट्रेस की। एग्जिस्टेंशियल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? कि वो स्ट्रेस जो द वे वी अंडरस्टैंड, रादर द इनकरेक्ट वे वी अंडरस्टैंड लाइफ, जहां से हमारी पूरी डिजायर्स, एस्पिरेशंस, फियर, इनसिक्योरिटीज, फ्रस्ट्रेशन, कंप्लेंट्स जनरेट होती हैं, वो वाला जो एग्जिस्टेंशियल स्ट्रेस होता है। क्योंकि ये चीज हमारे दिमाग में लगातार घूमती है, हमें लाइफ का जो रियल सेंस में समझ में आना चाहिए मीनिंग, वो नहीं आता है। वो जो एक गड़बड़ होती है ना, वो वो एग्जिस्टेंशियल स्ट्रेस क्रिएट करती है। तो वहां पर जो चीजें, जैसे कि एक मैंने ना वो पढ़ा था, एक फ्रेज कहीं पे, कि द अमाउंट ऑफ मनी यू लीव इन योर बैंक व्हेन यू डाई इज द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क यू हैव डन। नाउ व्हाट इज दैट एक्स्ट्रा वर्क? दैट एक्स्ट्रा वर्क विच यू डिड हैड अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप उसके बदले बहुत कुछ और कर सकते थे, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता सकते थे, आप घूम सकते थे, आप अपने शरीर के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर काम कर सकते थे। तो ये जो वो है ना चीज की ये वाली चीज क्यों आई? क्यों हमने एक्स्ट्रा काम किया? क्योंकि हम अपनी इनसिक्योरिटीज को, अपने फियर को डील नहीं कर पा रहे थे, हम अपनी डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अनएंडिंग डिजायर्स होती हैं, डिजायर कभी कंप्लीट होती ही नहीं है, बट वी डू नॉट अंडरस्टैंड दिस। तो हम लोग परमानेंस ढूंढते हैं इम्परमानेंट चीजों में। दुनिया में हर चीज इम्परमानेंट है, वी स्टिल सीक परमानेंट। तो ये जो लोगों को कंट्रोल करना, चीजों को कंट्रोल करना, सिचुएशन को कंट्रोल करना, ये ऑल दीज थिंग्स जनरेट एग्जिस्टेंशियल स्ट्रेस। लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? एग्जिस्टेंशियल स्ट्रेस। ये सब चीजें जो हैं, ये डैमेज करती हैं, ये बहुत बहुत डीप गंदा वाला स्ट्रेस पैदा करती हैं सिस्टम में, दैट लीड्स टू सो मेनी डिजीजेस। अनदर थिंग इज कि एंटीबायोटिक अवॉइड करना होता है एज फार एज पॉसिबल, ऑफ कोर्स। एकदम जरा सा कुछ होते हुए एंटीबायोटिक पॉप नहीं करने होते। एक्सेसिव एल्कोहल कंजम्पशन ऑल्सो इज बैड, बिकॉज दैट डिस्टर्ब्स द एपिथेलियल बैरियर, जो हमने बात की थी ना उसके अंदर की। हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रिंकिंग सफिशिएंट वाटर। जब हम सफिशिएंट की बात बोलते हैं, जैसे कल ही मेरी एक किसी से बात हो रही थी, तो आई आस्क्ड दैट लेडी कि कहा आप पानी कितना पीती हैं? नहीं, मैं बहुत पानी पीती हूँ। और ये बहुत कॉमनली मेरे साथ होता है, मेरे जो पार्टिसिपेंट्स भी हैं और अदरवाइज भी कभी डिस्कशन में, किसी वर्कशॉप में, पानी कितना पीते? मैं बनी कहानी तो मैं बहुत पीता हूँ। व्हेन आई आस्क देम टू क्वांटिफाई इट, पता चलता है कि 1.25 लीटर 1.5 लीटर पानी पी रहा है बंदा दिन में। नाउ दैट इज ग्रॉसली लेस, स्पेशली व्हेन इट इज ए समर सीजन। क्योंकि जो पानी है वो गट हेल्थ के लिए नहीं, आपकी जो सेलुलर एफिशिएंसी होती है ना, सेलुलर एफिशिएंसी का मतलब मेजोरिटी सेल्स के अंदर, इनफैक्ट 99% सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसमें आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल या फैटी एसिड बर्न होते हैं, एंड दैट गिव्स एनर्जी। तो उसकी बर्निंग को एफिशिएंट बनाने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। वन इज ऑफ कोर्स ऑक्सीजन, किसी भी बर्निंग में ऑक्सीजन का रोल होता है, दैट कम्स थ्रू अवर ब्रेथ। सो इसलिए ब्रेथ का भी, अच्छी ब्रेथ होना भी जरूरी है, अच्छी ब्रीदिंग होना। दूसरा पानी, क्योंकि अगर सेल्स हाइड्रेटेड नहीं होगा तो वो प्रोसेस ऑन ही नहीं करेगा, वो सर्वाइवल मोड में चलेगा। तो वो आपके ग्लूकोज को बर्न नहीं करने वाला है। इट विल रेज हैंड कि भैया मुझे बचाओ पहले, मैं बाद में अपना काम करूंगा। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है गट हेल्थ के लिए, अदरवाइज भी हेल्थ के लिए। अपनी स्लीप की क्वालिटी को चेक करना होता है, स्लीप इज अनदर इक्वली इंपॉर्टेंट। हम अपने प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट्स की स्लीप मॉनिटर करवाते हैं, क्योंकि जो डीप स्लीप, 3 तरह की स्लीप होती है, डीप स्लीप, आरईएम स्लीप और एक लाइट स्लीप या कोर स्लीप। तो डीप और आरईएम का खास तौर पे फिजियोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है। अगर वो कम हो जाती हैं आपकी, तो आपकी बॉडी, आपका आपका जो ब्रेन है, वो एक्चुअली डैमेज होता है। जो हमारी एल्जाइमर्स, पार्किंसंस और जो डिमेंशिया टाइप की डिजीजेस होती हैं, उसके एक उसका बहुत बड़ा रीजन है गंदी नींद होना। क्योंकि जब डीप स्लीप होती है तो आपकी न्यूरोलॉजिकल क्लीनिंग होती है। एनीवे, हम जो काम करते हैं बेसिकली,
मैंने बोला अपने प्रोग्राम में, तो लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द प्रोग्राम कि हम लोग ऑल एरियाज ऑफ लाइफ पे काम करते हैं. वी स्टार्ट फ्रॉम न्यूट्रिशन, फिजिकल फिटनेस, दैट इंक्लूड्स योगा, कार्डियो, स्ट्रेंथ, मोबिलिटी ट्रेनिंग, स्लीप की क्वालिटी ऑफ कोर्स जैसे मैंने अभी बोला, पेरेंटिंग स्किल्स, इमोशनल मैनेजमेंट थ्रू माइंड मैनेजमेंट टेक्निक्स, ब्रेथ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्रेथ जो होता है वो फिजिकल लेवल पे यानी जो थेरापेटिकल लेवल के अलावा स्पिरिचुअल सेंस में भी ब्रीदिंग का रोल होता है. रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर, करियर असिस्टेंस टू ऑल एज ग्रुप्स, इवन वी टीच ट्रेन पीपल ऑन फाइनेंशियल वेलनेस, यानी हम आपका ना पोर्टफोलियो डेवलप करा देते हैं. बिकॉज अनलेस यू लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई योर मनी, यू कैन नेवर बी सिक्योर, यू कैन नेवर फील सिक्योर. तो पर्सनल फाइनेंस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करा देते हैं. इसके अलावा हम लोग क्लींजिंग प्रोग्राम्स बीच बीच में रन करते हैं, किडनी लिवर क्लींजिंग के, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये इनको डिटॉक्सिफाई करना टाइम टू टाइम जरूरी होता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी गो इनटू द स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ लाइफ, कि कैसे आप इस एंडलेस रेस से बाहर जा सकते हैं. इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज आप कितना ही पैसा कमा लें, कितना ही कर लें, इफ यू आर नॉट हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे, एवरीथिंग इज वेस्ट. एवरीथिंग इज वेस्ट. जो अभी मैंने बात की थी ना, वो एक्स्ट्रा वर्क वाली, वो वाली बात याद करिए. तो जब हम काम करते हैं तो हम एक हेल्दी रिलेशनशिप विद मनी के ऊपर काम करते हैं, कि आपका धन से जो है, पैसे से, वेल्थ से हेल्दी रिलेशनशिप हो, आपकी वेल्थ क्रिएशन इनसिक्योरिटी बेस्ड ना हो. Wealth is very important, but it is the opportunity to do those things which you always wanted to do. खाली वेल्थ इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं है. सो इस बीच बीच में हम लोग 2 या 3 दिन के मेडिटेशन रिट्रीट्स करते हैं. तो ये सारा का सारा हमारा सक्षम वेलनेस प्रोग्राम का फॉर्मेट है. ऑफ कोर्स इट डजंट कम फ्री, सो द कॉस्ट रेंजेस फ्रॉम 40,000 to 70,000 फॉर 6 months, डिपेंडिंग ऑन द नीड्स, द नंबर ऑफ पीपल, लाइक दैट. और इट इज कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल और द फैमिली और वट. और कैसे करते हैं, ब्रीफली अबाउट द मेथोडोलॉजी. सेशंस होते हैं बीच बीच में, इंडिविजुअल, कलेक्टिव, और हमारा वो है, एक काइंड ऑफ स्मॉल सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, जो उसको हम बोलते हैं माई BML, माई बॉडी माइंड लॉगबुक. उसमें आप जो खाते हैं, मैक्रोज की डिटेल वो पूरा कैलकुलेट करके देता है. फूड कैलकुलेटर है वो, सारा आपको फैट, कार्ब, फाइबर, GL, कैलोरी सारा कैलकुलेट करके देता है. साथ में एक हैबिट ट्रैकर चलता है, जिससे आप अपनी जो चीज आप कर रहे हैं वो आप मॉनिटर कर सकते हैं डेली बेसिस पे. एवरी डे इट इज चेक्ड एंड सम सजेशन इज गिवन कि कहां पर कैसा किया जा सकता है. प्रोग्राम आप अपनी चीजों को मॉनिटर करते हैं, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी ओन पेस पे करते हैं. बिकॉज हेयर नो वन इज जजिंग एनीवन, बिकॉज जर्नी ऑफ ईच इंडिविजुअल इज यूनिक. So slowly as you grow in the program, you yourself raise your bars, and then you emerge out as a healthy, successful and joyful individual. So you can get in touch with us on the number, जिस नंबर पे आपने ग्रुप ज्वाइन किया था, 8447128219 पे. एंड लास्ट, मैंने अभी इस चीज के बारे में पढ़ा था 6-8 महीने पहले. आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग दैट. एक बड़ा अच्छा चीज बनती है जो गट के लिए बहुत अच्छी चीज है, दैट इज, जिसको बोन ब्रॉथ बोलते हैं, जिसको पाया सूप भी बोलते हैं. जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए ये चीज है, और जो वेजिटेरियन है उसका भी मैंने फिर सब्स्टिट्यूट के ऊपर रिसर्च करी कि व्हाट कुड बी द सब्स्टिट्यूट फॉर वेजिटेरियन पीपल, सो दैट दे ऑल्सो गेट द सेम एडवांटेज, जिससे गट बैक्टीरिया स्ट्रांग हो, आपकी जो इंटेस्टिनल वॉल की लाइनिंग है वो बेटर हो. वो सारे के सारे वो आए. ऑफ कोर्स बोन वाले में एक जो एडिशनल बेनिफिट आता है वो कोलेजन का आता है, क्योंकि कोलेजन केवल बोन से डिराइव होता है. थोड़ा सा कोलेजन जो है वो वेजिटेरियन वालों से भी आ जाता है, उसमें एक खास तरह की मशरूम डलती है, उससे कोलेजन थोड़ा थोड़ा आता है, बट नॉट एज मच एज द बोन सूप, बोन ब्रॉथ. सो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो मुझे बता दें, मैं उसकी रेसिपी ग्रुप पे डाल दूंगा बाद में, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू टेल द रेसिपी हियर, राइट. सो दिस इज अबाउट gut health in general, things which you can do at home, which you should do to take care of your gut, to enhance your gut bacteria, to nourish your gut bacteria. Now I am open to question. Any question? Sanjeev, where are you based? Delhi. अब now we are in Greater Noida. अच्छा, ओके, तो पास ही हो, मैं भी दिल्ली में ही हूँ. ठीक है, I'll हाँ get back to you. या
नहीं दिल्ली है, मतलब मेरे तो अभी हम लोग कुछ महीने पहले ही आए हैं। दिल्ली एंड ग्रेटर नोएडा इज सेम एक्चुअली। हमारे लिए तो मतलब वी मतलब अभी मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि मैं दिल्ली से बाहर हूँ, क्योंकि आई लव ड्राइविंग, तो मुझे आने में दिक्कतें नहीं होती हैं। सेकेंडली ग्रेटर नोएडा टू दिल्ली इज ए वेरी फास्ट ट्रैफिक। इस पे एक्सप्रेस वे पे 80-90 पे गाड़ी चलती है, तो टाइम इज वेरी लेस। दो इससे पहले कहाँ पे था तू, दिल्ली से पहले? सॉरी, दिल्ली से पहले कहाँ था? दिल्ली से पहले भी यहीं था। दिल्ली में ही था। 40 years आई एम इन दिल्ली। Because you're the first Delhiite to say I enjoy traffic. Delhi has got a bad traffic, No, no, man. I love, no, no, Very I bad. enjoy driving. ट्रैफिक नहीं बोला मैंने, मैंने कहा I हाँ, love ड्राइविंग driving. इज So हाँ, I am नोएडा, not, ग्रेटर नोएडा से रोड ठीक है अभी तक। हाँ। बहुत अच्छी रोड है, 80-90 की स्पीड पे गाड़ी चलती है, मैं क्रूज पे चलाता हूँ गाड़ी। तो अच्छा, तुम लोगों का कुछ लिविंग प्रोग्राम भी है क्या, हफ्ते का ऐसा कुछ, वो मियाँ अभी हम बीवी का? प्लान कर रहे हैं, बिकॉज फ्यू पीपल हैव रिक्वेस्टेड दिस, तो हम लेके एक रिट्रीट का प्लान कर रहे हैं हाँ, शॉर्टली, और मौसम ऐसा अच्छा ना, हो तो। वैसे करना बड़ा मुश्किल है लाइफ में, बट वो या रिट्रीट में चले जाओगे तो उसमें हो भी जाएगा, एग्जैक्टली, नहीं वो दैट इज द क्लिनजिंग एंड ऑल दैट। दैट इज द प्लान, दैट इज द प्लान। और इनफैक्ट हम अपने प्रोग्राम में क्या है कि हमारे प्रोग्राम में यहाँ कई लोग बैठे हुए हैं जिनका, कि हम लोग जब अपने प्रोग्राम में करते हैं तो हम अपने प्रोग्राम में 6 महीने, मैंने ऐसे बोला था, उसका एक रीजन था, मैं वहां बोलना भूल गया, कि 6 months हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो आपने बोला रिट्रीट को वाला, बट रिट्रीट तो 3 दिन 2 दिन टाइप की होती है, उसमें कोई जादू नहीं होने वाला है। और नॉर्मली हम लोगों का इनर्शिया इतना ज्यादा होता है कि उस समय बड़ा चार्ज होता है आदमी, इनफैक्ट एवरी वर्कशॉप का तो बड़ा चार्ज होता है। फिर 2 दिन 3 दिन के बाद आदमी फिर वापस वहीं का वहीं आ जाता है। सो दैट इज वाई वी से कि यू एंगेज हाँ, अस फॉर बात सिक्स भी सही मंथ्स है। एंड सिक्स मंथ्स हम्म। में 6 months में वी हैव, यहीं बैठे हैं लोग जिनकी ब्लड रिपोर्ट ऐसे एक यहाँ सज्जन है जिन्होंने तीन तीन महीने में जिन्होंने अपनी ब्लड रिपोर्ट मैजिकली चेंज की थी, लिटिल नहीं नहीं असिस्टेंस यार, फ्रॉम। यू आर फैमिली, तो हम तो मतलब बिकॉज वी लाइक टू ज्वाइन यू, तो हम तो करेंगे ही। नो नो बाकी दिशांत, तू डेफिनेटली। तो भी बच्चा है यार, तुझे क्या करना रिट्रीट जाके, तुझे क्या हो गया? किसको? दिशांत बोल रहा है मेरे को रिट्रीट जाना है। ये बच्चा है, श्याम लेकिन सुंदर इसकी, सन, इफ यू नहीं रिमेम्बर। नहीं नहीं नहीं, जो मेरी मेरी लाइफ चेंज हुई थी, बाय द वे, जो रेकर्ड्स हैं उनके लिए, मेरी लाइफ चेंज इसलिए हुई थी कि शम्मी की डेथ हो गई थी। शम्मी वाज माय क्लोजेस्ट फ्रेंड एट दैट टाइम। तो दिशांत, लेकिन दिशांत इज यंग, बट ही रियली रिक्वायर्स टू वर्क ऑन द बॉडी। सो बहुत मेहनत चल करता ठीक है है, दिशांत, तू तो फिटनेस पे लगा इंस्ट्रूमेंट है। लगा ले अपने साथ। Yeah. ठीक तो बात ठीक हो अंकल। जाएगा। हाँ, क्या हाल है बेटा, ऑल गुड? ऑल वेल अंकल, हाउ आर यू? चल, गुड गुड गुड। तो ठीक है आई वाज संजीव। टेलिंग, लेट मी जस्ट फिनिश हियर। सो हाँ। यहाँ पर एक सज्जन है, इनका नाम हरिंद्र पाठक है, सामने दिख रहे हैं अपनी वाइफ के साथ बैठे हुए। इन्होंने 3 महीने में अपना HbA1c, HbA1c वो रिपोर्ट होती है जो 3 महीने का शुगर का एवरेज बताती है। तो इनका 11.3 ऐसा कुछ था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, जब हमने शुरू किया। 12.3 संजय जी। हाँ, 12.3। वहां से 3 months फ्लैट विदाउट एनी मेडिकेशन, इट केम डाउन टू 6.8। वाह, इस लवली। टाइप की लिवर की रीडिंग्स, लिपिड प्रोफाइल की रीडिंग्स, ये सारी के सारी रीडिंग 6 महीने। वाई वी इंसिस्ट ऑन 6 months, की 6 महीने लगते हैं एक नॉर्मल बॉडी को, नॉर्मल बंदे को विद ऑल द ह्यूमन लिमिटेशंस काम करने में, टू ब्रिंग वेरीफाइबल इंपिरिकल रिजल्ट्स। क्योंकि जब तक रिजल्ट्स नहीं आएंगे तब तक सब बेकार की बातें हैं ना, फिर तो खाली बातें हो रही हैं। तो रिजल्ट्स एब्सोल्युटली। शुड कम, रिजल्ट्स शुड बी विजिबल। तो ही इज वन, ऐसे हैं कई लोग हैं। विनीत हैं जिन्होंने, अभी इनका वेट कम हुआ है 6-7 किलो। और हमारे कई सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो जैसे कनाडा है, US है, वहां से हैं, तो वहां भी देयर लाइव्स हैव चेंज्ड, मतलब उस तरह से कि जो बिल्कुल जो एक सिस्टम होता है खाने का सिस्टम, कनाडा वगैरह में, वहाँ अमेरिकन फूड ज्यादा चलता है, जो जिसको ग्रेट अमेरिकन फूड होता है। तो उससे बच के अपने को हेल्दी रखना इज ए बिग चैलेंज देयर। इट्स अ बिग तो चैलेंज देयर, करेक्ट। वेरी बिग चैलेंज देयर, क्योंकि वहां के सिस्टम में इंडियंस को खासकर। इंटीग्रेटेड है ये वाला UPF जो है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। तो थिंग्स हैव चेंज फॉर देम आल्सो। सो ये चीजें हैं। तो एनी अदर क्वेश्चन बाय द वे? आई थिंक वी आर गुड। रेसिपी भेजने के लिए बोला है हाँ, सुनील वो जी। मैं कर दूंगा। या जस्ट वो पुट योर इंटरेस्ट ऑन द ग्रुप, आई विल पोस्ट इट। Yeah, यस रुचि, same recipe, that veg या one. या आई विल डू दैट, आई विल डू Yeah. दैट। I'll mention it in the group as well. Remind the group. ग्रेट।
Great. And Sanjay ji, not sure if you told, I mean, I'm sure that there will be lots of benefits, but particularly you mentioned about the bone broth in this. What is the context actually, or how is it so useful actually? It is good for bones. Overall nutrition is very high amount of protein and very good dietary fat, good amount of collagen. And why I mentioned it here, because it is one of the very good thing for improving gut health. Okay. It works magically for gut health. जो इसके ऊपर रिसर्चेज हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, एंड वी हैव बीन यूजिंग इट फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 5-6 मंथ्स नाउ. मैं फ्रिक्वेंटली इसको बनाता हूँ, और वो आप बना के रख दीजिए, फिर 150-200 ml एक बार में पीते रहिए. तो उस सेम थिंग कैन बी डन विद द वेजिटेरियन. यस निहाल. यस. आपने बोला कि गार्लिक एंड अनियन एंड all pulses are better for the good for the gut health. यस. बट मैं जब ये चीज़ें खाता हूँ तो मेरा तो जो स्टमक है वो अपसेट हो जाता है. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? अगेन जैसे हमने पहले बोला था ना कि हर एक का बॉडी माइंड अलग होता है. तो व्हाट वी आर डिस्कसिंग, व्हाट वी आर सजेस्टिंग इज जनरल थिंग. आपको कोई भी चीज, इनफैक्ट दिस अप्लाइज टू न्यूट्रिशन, इट अप्लाइज टू इवन मेडिटेटिव प्रैक्टिस, इट अप्लाइज टू एवरीथिंग इन लाइफ. कि जो भी है वो आप खुद टेस्ट करते हैं अपने ऊपर. इफ इट सूट्स यू, यू विल कंटिन्यू. इफ इट डजंट, यू हैव टू डिसकंटिन्यू. यू हैव टू बी इन टच विद योर बॉडी एंड माइंड बोथ. वन थिंग. Even banana also ओके. falls in the same category here. ओके. हाउ इज योर गट अदरवाइज? आपका ब्लोटिंग और ये सब तो नहीं रहता है ज्यादा? रहता है थोड़ा, हाँ, ब्लॉटिंग रहता है. हाँ, तो आपका केस आप मुझसे पर्सनली बात करिएगा अलग से, बिकॉज योर केस इज लिटिल डिफरेंट. देयर इज समथिंग एल्स रनिंग योर गट. तो उसके ऊपर अलग से थोड़ा काम करना पड़ेगा. सो बट इट इज डूएबल, बिकॉज आपका जो केस है वो थोड़ा सा हल्का सा फर्क है, क्योंकि जो आपने खाना जितने भी बोले हैं ना आपने, सारी की सारी चीजें जो है, आपको आईबीएस या आईबीडी तो नहीं है? नो नो नो. तो अभी अच्छा है नहीं है, बिकॉज ये चीजें अगर एग्रावेट होती रही, क्योंकि खाना ये नॉर्मल चीजें जो आपने बोला हमारे नॉर्मली चलती हैं, और इफ यू आर नॉट एबल टू सेव योर सेल्फ इन अ सर्टेन वे, गट रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं फ्यूचर में. आई एम नॉट, मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, आई एम जस्ट एक तरह से फोरवॉर्न कर रहा हूँ. तो थोड़ा सा एक बार अलग से बात कर लीजिएगा मुझसे. यू हैव द कॉन्टेक्ट डिटेल, सो कैन टॉक एंड वी कैन सॉर्ट इट आउट परहैप्स. यस रितु. Sorry, I wanted to ask two things. I mean, I wanted to tell one thing. First, I'll tell it to Nihal. I'll address one thing. Mr. Nihal, even I was having a lot of gut issues. By the way, I am Mrs. Sanjeev Pandey for new people. So Sanjeev ने मेरी gut पे भी काफी help किया है. My problem is solved, and I know actually what I should and I shouldn't eat. And there's a special type of diet. It is which I followed for 3 months, and that has really helped me. So probably that is answer for many people here who have serious gut issues. Acha, now coming to the question for which I had raised hand, which you told all the things that one should or should not do for a healthy gut, or to maintain your gut healthy. Yeah. Again, what are the problems? जैसे Nihal said he feels bloated, ठीक है, और उनका स्टमक अपसेट हो जाता है कोई पर्टिकुलर फूड खा के. What are the other problems जिससे एक हम लोग को अवेयरनेस आनी चाहिए, because lifestyle is such that yes, this needs to be addressed, and this is a so-called signal for our gut, and we should address shift to a better lifestyle now. या जो हमने शुरू में बात की थी ना, कि जो आपकी नॉर्मली हम लोग कैसे, हमें अपनी जो डिजीजेस होती है, प्रॉब्लम होती है, कैसे पता चलता है? ब्लड रिपोर्ट से. तो आपकी जो ब्लड रिपोर्ट अगर आपकी कहीं हेवायर जा रही हैं, तो अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स यू नीड टू थिंक अबाउट गट ऑल्सो. जैसे नॉर्मली हम लोग गट को ना बहुत, इनफैक्ट हम गट को इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है. हम बाकी चीजों को देते रहेंगे. हमें वो लिपिड प्रोफाइल में अगर हमारा एलडीएल बढ़ गया तो हम कुछ और कर लेंगे, स्टैटिन खाना पसंद कर लेते हैं, लेकिन हम बाकी चीजों, बॉडी के अंदर सब कुछ इंटरलिंक्ड है. बॉडी में ऐसा नहीं है कि लिवर खराब हो रहा है तो केवल लिवर खराब हो रहा है, ऐसा नहीं है. बॉडी में एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड. तो जो आपने बोला कि भैया
सिम्टम क्या है? एक तो कॉमन सिम्टम होते हैं ये जो निहाल ने जैसे बताया कि भी ब्लोटिंग वगैरह है या इस तरह स्टमक में कभी पेन होता है, ये सब होता है, ये तो कॉमन सिम्टम है। लेकिन व्हाट माय पॉइंट ऑफ एम्फेसिस वाज कि अगर आपकी लिवर रीडिंग हिट हो रही है, अगर आपके विटामिन लेवल ड्रॉप हो रहे हैं, डिस्पाइट टेकिंग विटामिन डोजेस आपके नहीं विटामिन लेवल बढ़ रहे हैं, तो ये जो चीज है ये आपको इंडिकेटर है आपके गट हेल्थ, पुअर गट हेल्थ का भी। एसिडिटी अगर होती है आपको, ठीक है, जैसे हमने बात की थी कि फ्लैटुलेंस यानी गैस बनना है, ये सब चीजें डायरेक्ट इंडिकेटर है। एसिडिटी अगर आपको हो रही है, दैट मीन्स योर गट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। बहुत सिंपल सा, कभी कभार एसिडिटी होना वो अलग बात होती है, वो कभी किसी किसी खाने से हो जाता है, वो एक अलग चीज होती है। कभी हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो भी एसिडिटी होती है, बिकॉज अगेन वो जो गट ब्रेन एक्सिस की हमने बात बोली थी कि अगर जब आप वैसे परेशान होंगे, ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट होंगे, तो आपका गट खराब होगा बिकॉज ऑफ दैट एक्सिस। तो किसी को कॉन्स्टिपेशन भी होता है स्ट्रेस से, किसी को डायरिया भी होता है स्ट्रेस से, किसी को एसिडिटी होती है स्ट्रेस से। ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ गट, राइट? एनी अदर क्वेश्चन? संजीव, मैं राजेश का क्लासमेट हूँ। मुझे ये प्रॉब्लम जो है मैं आपको बताता हूँ कि मुझे आज से 25 साल पहले मैंने बेरियम फूड करवाया था। उस वक्त इतना अल्ट्रासाउंड इतना कॉमन नहीं था, तो रिपोर्ट में आया था मिनिमल हाइटस हर्निया, दैट वाज द रिपोर्ट। लेकिन मैंने पिछले 25 साल या 30 साल से मैंने अपने आप को इतना वो रखा है। मैं एक बार गिर भी गया था, मेरे फ्रैक्चर भी हो गया था इसमें स्पाइन में। तो मैं सुबह, अभी मैं अपना रूटीन बताऊं थोड़ा सा हटके, तो मैं सुबह 1 घंटा डेली स्विमिंग करता हूं 12 महीने। मतलब यहाँ पे जो पूल है वो दैट इज़ ऑल वेदर पूल। उसके बाद मैं 2-3 घंटे जो है गोल्फ भी खेलता हूँ डेली। और मैंने अपने आप को फिर भी, मतलब कि वेट जो है मेरा कांस्टेंट है पिछले 30 साल से 75, मतलब दैट इज़ कंपेटिबल विद माय हाइट। तो उसके लेकिन ये प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई ब्लॉटिंग की, कभी कभी जैसे वीक में एक बार मुझे एसिडिटी ज़रूर हो जाती है या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो जाती है। मैंने बहुत सारे गैस्ट्रो के डीएम और पता नहीं मेरी फैमिली में भी 8-9 डॉक्टर्स हैं, तो आई हैव बीन कंसल्टिंग विद देम आल्सो। तो लेकिन ये प्रॉब्लम जो है परसिस्टेंट है। डॉक्टर्स कहते हैं ये आप यू हैव टू लिव विद दिस, मतलब कि देयर इज़ नो क्योर फॉर दिस। आप एंटासिड खाते हैं क्या कोई? कभी कभी, मतलब कि 15 दिन में एक आधी बार। निहाल, सी अगेन, जैसे मैंने कभी बाहर का खाना खा लिया, उसके बाद मुझे एंटासिड जरूर खानी पड़ती है, जैसे शादी में गए या किसी एक बार आपका कम्युनिटी फूड यानी। राइट, चलो मैं आपसे पर्सनली एक बार बात करूंगा। पर्सनली बात करेंगे, फिर भी जो आपने बात की है, तो लेट मी गिव यू वेरी काउंटर इंट्यूटिव थिंग। यस, तो एसिडिटी काफी ज्यादा लोगों में, हर एक पे नहीं, अगेन जो भी हम बात बोल रहे हैं वो 100% किसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। बहुत सारे लोगों में जो एसिडिटी होती है वो एक्सेस एसिड की वजह से नहीं हो रही है। इट इज वेरी काउंटर इंट्यूटिव। एसिडिटी हो रही है बिकॉज ऑफ लो एसिड इन द स्टमक। ठीक है, आपका जो हाइटस हर्निया हुआ, आई डोंट नो उस समय की किस तरह का, क्योंकि आप हॉस्टल में होंगे या कभी बाहर कभी हॉस्टल। हाँ, तो वो उस समय का जो खाना वो सब के कारण हाइटस हर्निया होता ही तब ज्यादा है जब आपका जो फूड का फर्मेंटेशन इम्प्रॉपर हो रहा है, पेट में डाइजेस्ट नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द लो स्टमक एसिड। क्योंकि उस समय फिर वो ऊपर को जोर मारता है, तो जो आपका एक वो वॉल्व होता है जो वो ऐसे खुलना, वो यूं खुलता है, वो ऐसे खुलना शुरू हो जाता है। दैट आई नो, हाँ, यस। वो दैट इज द प्रॉब्लम। तो वो बेसिकली क्या है, वो इम्प्रॉपर फर्मेंटेशन ऑफ द फूड बिकॉज ऑफ लेस एसिड की वजह से हो रहा है। और हम लोग क्या करते हैं, बिकॉज इट कॉजेज डिस्कम्फर्ट, हम ऊपर से और एंटासिड खा लेते हैं, कुछ नहीं होता, डाइजीन चूस लेते हैं, दैट बिकम्स ऑल। तो ये बड़ा एक ना विशियस साइकिल क्रिएट होता है, तो इसको समझने की जरूरत होती है। इसीलिए उस पर हम अलग से बात करेंगे। आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द, आपका मसल स्ट्रेंथ कैसी है वो भी आप चेक करिएगा, क्योंकि आपने बोला आप गिर गए थे, फ्रैक्चर हो गया था। सो दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन कि आपकी मसल स्ट्रेंथ कैसी है, क्योंकि मसल स्ट्रेंथ नहीं होगी अच्छी तो बोन स्ट्रेंथ नहीं होगी। आपका मसल स्ट्रेंथ नहीं होने का मतलब, मसल ना होने का सार्कोपेनिया से स्टार्ट होगा, will lead to severe osteoporosis. So you need to work on that aspect also, and once that happens, then your metabolism improves. When your metabolism improves, your gut, your other parameters also improve. As I said, everything is interlinked. So
तो when should I call you? कल बात करते हैं, कल मेरा दिन थोड़ा टाइट। वी विल, वेयर आर यू बेस्ड एट? मैं चंडीगढ़ पंचकुला में रहता हूँ। पंचकुला में ना, ठीक है, सेम टाइम जोन है ना, ठीक है। यस यस। हाँ तो ठीक है, वी विल फिक्स अप, और आप एक बारी मुझे उस पे फोन पे हाई कर दीजिएगा, ओके देन ओके फिक्स अप द टाइम सेपरेटली। अभी मैं एकदम कमिट नहीं कर पाऊंगा। ओके ओके, नो इश्यू। एनी अदर क्वेश्चन? Hi, Sanjeev. या Does intermittent fasting help for gut health? इंटरमिटेंट फास्टिंग गट हेल्थ, वेल इंटरमिटेंट फास्टिंग अलग ढंग से काम करती है। वी मे से इनडायरेक्टली यस गट हेल्थ के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली इंटरमिटेंट फास्टिंग इज हेल्पिंग योर मेटाबॉलिक सिस्टम। सो व्हेन मेटाबॉलिक सिस्टम गेट्स बेटर, तो नेचुरली इट विल affect the gut bacteria also positively. So that's there, because इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो आपके जो मेटाबॉलिज्म को एफिशिएंट बनाने का तरीका है। तो इट इज वेरी गुड थिंग इफ यू आर डूइंग इट, एंड इफ यू आर डूइंग इट फॉर अ गुड टाइम। मतलब 14 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग इज बिगिनर्स के लिए है। इफ यू आर डूइंग इट फॉर 16 आवर्स, वेरी गुड। इफ यू आर डूइंग इट फॉर 18 आवर्स, यहाँ पर एक सज्जन है जो खड़े होकर सेशन अटेंड कर रहे हैं, ये भाई साहब 18 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिग करते हैं। तो देन इट रियली क्रिएट्स मैजिक, then it really Okay. creates magic. So 18 is more better, you mean? 18 is very good, but don't Okay. jump to 18. जी जी, Graduate नहीं from नहीं 14 been to doing from past 4-5 years. So at most for 14 to 15 hours. I don't do it for more. increase it. But yeah, I Increase it. need to, yeah. Increase it. And अगर आपका मेटाबॉलिज्म या वेट का इशू है, तो आपको एक और सजेशन है कि लास्ट आवर ऑफ योर इंटरमिटेंट फास्टिंग, वेदर इट इज 14, वेदर 15, 16, whatever, जी, last hour of your intermittent fasting, do some good amount of exercises. okay. Okay. That will enhance the effect of your intermittent fasting. Yes, Simantika. Okay, thank you. Yes, Simantika, you raise your hand. हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो सबके लिए है, कोई भी कर सकता है? हाँ, एडल्ट कोई भी कर सकता है। यस, अगर किसी के कोई मेडिकल इश्यूज नहीं है। देखिए, ये सारी जितनी भी हमने बातें डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे के सारे एक नॉर्मल हेल्दी लोगों के लिए। हेल्दी मींस जिनका कोई मेडिकल प्रोसीजर नहीं हुआ है। सपोज किसी का स्टेंट डला हुआ है 1 मिनट के लिए, तो वो प्लीज डॉक्टर की सलाह मान के करेंगे जो कुछ भी करेंगे। किसी की कोई मेजर सर्जरी हुई पड़ी है, किसी का कुछ किडनी का कुछ मेजर इश्यूज चल रहे हैं, then these things are not, because then I can't really suggest anything. I am suggesting to normal human beings जिनकी blood parameters haywire हैं, that's okay, but उनका कोई मेजर मेडिकल कंडीशन नहीं है। अगर इस कैटेगरी में आते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्प्स यू इन सेटिंग योर बॉडी इन ऑर्डर। ओके, या तो उसमें वेट और हाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, not at all. In fact, intermittent fasting will help you reduce your weight if you are if you think you have more weight, you want to shed some kilos. I am underweight. I know that. So that basically it improves your metabolism. आपका जो सेलुलर सिस्टम होता है वो बेटर होना शुरू हो जाता है। तो एक कंसेप्ट होता है ऑटोफेगी, उसको पढ़ लीजिएगा। तो बेसिकली सेल्स जो होते हैं वो रीजनरेट होना शुरू करते हैं। मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग जस्ट टू टेस्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग की थी। माय वाइफ वाज डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई जस्ट डिड इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर 4-5 months, मे बी 6 months, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, जस्ट टू टेस्ट कि होता क्या, फील क्या आता है। क्योंकि मेरा कोई वेट का इशू नहीं था, मेरा ऐसा कोई इशू नहीं था, बट आई जस्ट वांटेड टू एक्सपीरियंस दैट। तो मैंने जो एक एक्सपीरियंस था वेट का, तो मेरा, क्योंकि मेरा वेट बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन एनर्जी लेवल बढ़ता है। ओके, टू फील मोर एनर्जेटिक। ठीक है। तो मेरे को ना उस समय समझ में आया, मेरी माँ बोलती थी जब वो व्रत लेती थी, तो व्रत के दिन ज्यादा एनर्जी रहती है। मैं बोलता था पता नहीं कैसी बातें करते हो, बिना खाए कैसे एनर्जी रह सकती है। लेकिन मेरी माँ बोलती थी कि नहीं, व्रत के दिन ज्यादा एनर्जी होती है। नाउ आई कुड रिलेट टू व्हाट शी यूज्ड टू टेल अस। तो वो चीज होती है। तो इट्स गुड, एनीवन कैन डू इट। How many Yes, days? Sorry? How many days of intermittent fasting should we do? Like minimum?
मिनिमम वेल इट्स नॉट मिनिमम बिकॉज ऐसा कुछ नहीं, टारगेट नहीं है कोई भी। जो लोग करते हैं वो लगातार करते हैं, महीनों तक लगातार करते हैं। और अगेन जब भी हम ऐसी कोई चीज करते हैं तो यू डोंट हैव टू रियली बी वेरी फेनेटिक अबाउट इट। एंड इफ सपोज देयर इज अ फंक्शन, देयर इज समथिंग, देन ईट इंटेलिजेंटली and enjoy the function. But if you are doing it, say 5 days a week, that also is very good. Actually, there is no set rule about intermittent fasting. Intermittent fasting, more intermittent fasting days in a month, in a year, better it is. It is kind of cleansing the system, enriching your metabolic mechanism. Okay. Yeah. ये आयुर्वेद में एक कुंजल और एलएसपी जो हैं, आर दे बेनिफिशियल और वी शुड नॉट डू दिस? वेल कुंजल अच्छा है। कुंजल अगेन आप जब निकाल देते हैं पानी तो वो है, बट अगेन देखिए ये सारी चीजें ना, ये गाइडेड उसमें करनी चाहिए, अपने आप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे अनीमा होता है, अनीमा भी आपको ना सीखना पड़ता है, मतलब रैंडम अनीमा नहीं ले सकते हैं आप। तो ये सब चीजें हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि जो भी ये वाले प्रोसेस है, एक बारी किसी नेचुरोपैथी सेंटर में जाके सीख लें। कुंजल इज गुड, कुंजल इज गुड, आई हैव डन इट, मैंने किया है कुंजल। तो क्योंकि मुझे उससे रिलीफ मिलता है कुंजल करने से। आपका एसिड का है निहाल, वी विल टॉक अबाउट, आई विल टेल यू, क्योंकि आपका मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है जो आपका सिस्टम है, बट आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन टू असेस योर सिचुएशन। कुंजल से आपको रिलीफ इसी ने मिल रहा है बिकॉज दैट एक्स्ट्रा एसिड, द स्टोर्ड एसिड गोज आउट, बट that is not the problem actually. Problem is somewhere else in your case. As of now, I need more data. Yes. Any other question? Sanjeev, I just wanted to also know, does gut health also, do we have hair fall or any skin diseases or anything which could be because of gut health? वेल हेयर फॉल का तो पता नहीं, मतलब हेयर फॉल तो मतलब तो हेयर फॉल के बहुत सारे रीजन होते हैं। हमारा तो हेरिडिटरी है, मेरे दादाजी पिताजी सब हैं, तो इसलिए आई डोंट नो। हाँ, स्किन का मैं कह सकता हूँ, स्किन का यस, क्योंकि स्किन का जो रोल होता है वो गट हेल्थ से लिंक होता है, स्ट्रेस से लिंक होता है स्किन का, और स्ट्रेस का गट हेल्थ से भी होता है। तो वो एक वो विशेष सर्कल बनता है। Okay. हेयर लॉस का मुझे नहीं मालूम, आई कांट से। Okay. Sanjeev ji, there are so many questions related to intermittent fasting. So I thought this is pertinent to that. Can there be any stress on the heart if we do a lot of intermittent fasting? Recently, there was some WhatsApp message going on, जिसमें कुछ तो था. Again, मतलब कहीं ना कहीं there was something at the back of my mind कि maybe the person just wanted to go viral and that's why he was talking about something basically against the conventional wisdom just to gain attention. But उसमें कुछ था, उन्होंने बोला था कि हाँ I mean something related to heart. So is there any chance of having any stress on the heart? Not at all. It would reduce the stress on the heart. To my understanding, there cannot be, first of all, WhatsApp news, WhatsApp information we should not discuss in a serious forum. One. Secondly, if unless it is supported by some good data, good evidence. Of course, सारा WhatsApp पे सारी चीजें खराब नहीं आती हैं. Not that I am condemning it. Just नहीं, if it actually है ना कुछ रिसर्च किया हुआ रहे तो it is we can believe on it and go forward. But है ना, I doubt there is any research related. Rather है ना intermittent fasting के related तो autophagy के related तो many है ना research has been done and ऑटोफेगी पे तो नोबेल प्राइज मिल गया भाई, ऑटोफेगी तो इसलिए वो तो खैर मतलब बियॉन्ड डाउट एस्टेब्लिश्ड है। बट इंटरमिटेंट फास्टिंग पे भी बहुत रिसर्चेज हैं। इनफैक्ट अब जो डॉक्टर्स हैं, खासतौर पे जो ऑटो इम्यून डिजीजेस को ट्रीट कर रहे हैं, वो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग को रिकमेंड करते हैं बिकॉज इंटरमिटेंट फास्टिंग रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस अगर हो रही है, हार्ट हेल्थ में इन्फ्लेमेशन का डायरेक्ट रोल है। आपका जो सीवीडी होता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस में प्राइमरी रीजन इज इन्फ्लेमेशन। आपका कॉर्टिसोल के कारण इन्फ्लेमेशन है, बट आपका जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, एलडीएल बढ़ रहा है, वीएलडीएल बढ़ रहा है, उसके पीछे इन्फ्लेमेशन का हाथ है भाई।
मोर देन, क्योंकि हमारे दिमाग में बड़ा है कि हमने वो लो फैट खा लीजिए, पिछले 30 40 साल से बड़ा गलत ढंग से एजुकेट किया गया लोगों को कि वो घी खाना तेल खाना बंद कर दिया है, या जो खा रहे हैं वो गलत तेल खा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उसमें हार्ट बना होता है लाल कलर का और बड़ा खूबसूरत सा डिजाइन बना होता है कि हार्ट फ्रेंडली ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल बुलशिट। तो हमें फैट से दोस्ती करनी पड़ेगी, आपका दुश्मन कौन सा है वो समझना पड़ेगा। हमने काफी टाइम पहले एक डाइटरी फैट के ऊपर सेशन किया था, तो वो अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, सक्षम वेलनेस के चैनल पे, वन कैन सी दैट फॉर टू अंडरस्टैंड दैट। तो ऐसा कुछ नहीं है, इंटरमीडिएट फास्टिंग हेल्प्स यू बिकॉज इट रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन, इट मैनेजेस योर मेटाबॉलिज्म इन ए बेटर वे। मेटाबॉलिज्म मैनेज होगा तो लिवर हेल्दी हो जाएगा, आपका कार्डियो इश्यूज बेटर हो जाएंगे, आपकी किडनी पे जोर कम पड़ेगा, ये सारी चीजें हैं। तो अगेन एज आई सेड कि ये पूरा 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 एक पूरा गैमेट है, पूरा एक पूरा मल्टी डायमेंशनल फंडा है। हेल्थ इज नॉट जस्ट वन सिंगल फैक्टर कि आपने इसको ऐसा कर लिया तो ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है नॉर्मली, राइट? एनी अदर क्वेश्चन? Sanjeev ji, hello. या Actually, I just want to ask, which is more better for weight loss, dieting or intermittent fasting? डाइटिंग बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, डाइटिंग क्यों? डाइटिंग डाइटिंग देखिए, जिसको आप डाइटिंग कहते हैं, जो आप नॉर्मली जो डाइटिंग जिसको कहा जाता है, वो जो डाइटिंग हाँ होती है वो बेसिकली व्हाट यू डू, यू स्टार्व योर बॉडी। आप बॉडी की जो बेसिक वाइटल नीड होती है आप उसको कट करते हैं, एंड यू पे ए वेरी हैवी प्राइस इन द लॉन्ग रन, वन। सेकेंडली, डाइटिंग में चूंकि यू आर डूइंग डाइटिंग आफ्टर अपने माइंड को भी बहुत ज्यादा दबा दबा के कि ये नहीं खाना ये नहीं खाना ये नहीं खाना, तो डाइटिंग बहुत दिन तक सस्टेन ही नहीं करती है। और फिर जब आप उसके बाद खाना शुरू करते हैं तो अगर आपने 3 किलो वजन कम किया होता है तो नॉर्मली 5 किलो बढ़ जाता है। तो डाइटिंग हाँ एसेंशियली इज बेसिकली इच्छा कंट्रोल। तो इच्छा कंट्रोल से दबा के कुछ नहीं होता है, जितना भी हम किसी चीज को दबाते हैं वो स्प्रिंग बन जाता है। तो स्प्रिंग जब बनता है तो एक टाइम आएगा जब स्प्रिंग इतना जोर से ऊपर उछलेगा कि तो 3 किलो कम हुआ तो 6 किलो बढ़ जाएगा। तो डाइटिंग नेवर अगेन, हम उसको बोलते हैं इंटेलिजेंट ईटिंग। हमारे प्रोग्राम में वेट कम होते हैं, जिन्होंने भाई साहब ने हाथ खड़ा कर रखा है, ये मंजू भगत जहाँ लिखा हुआ आ रहा है, विनीत है यहाँ पे, इनका वेट अभी कम हुआ है। ही आई थिंक ज्वाइन करे इनको 4 महीने हुए हैं अभी, 4 महीने में इनका 5 किलो पता नहीं कितने किलो कम हो गया इनका वेट। तो अच्छा। कितना विनीत का कितना कम या हुआ है? 3 महीने हुए हैं। हाँ, To be precise, little over between 5 and 6. 5 and 6, 5 and 6 kg वेट कम हुआ है इनका। तो बेसिकली In 3 months? 3 months। Less than 3 months. Okay, actually, I want to just interrupt. मेरे हस्बैंड ने किया था ये डाइटिंग, I guess in 2018, and he was 85 that time. तो he started dieting. तो उसमें मतलब डाइटिंग क्या थी, पूरा दिन कुछ ना कुछ खाने को देना था विद इन अ गैप ऑफ 2-3 hours. तो उन्होंने 3 months में आई गेस 10-12 kilos कम किया था. नाउ अगेन ही इज सेइंग कि मुझे डाइटिंग कराओ, मेरा वेट बढ़ गया है. तो क्या बेटर रहेगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइटिंग जो मेरे आई लिए भी डोंट अच्छी है, फास्ट करवा दो, या डाइटिंग देखिए कुछ कुछ ऐसा देते रहो? डाइटिंग, क्योंकि जो कॉमनली जिसको हम डाइटिंग कहते हैं, मे बी उन्होंने जो किया था मुझे नहीं मालूम क्या किया था, बट जिसको हम कॉमनली डाइटिंग बोलते हैं वहां पर देखिए बॉडी को ना, इसको इस ढंग से समझिए काकुल कि जो बॉडी को जितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है और जितनी माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है वो आपको बॉडी को देनी चाहिए। जब आपकी बॉडी एक सर्टेन तरीके से काम करेगी, जब हम डाइटिंग करते हैं जिसको आप डाइटिंग कह रहे हैं, अगर उसके साथ आप करेक्टली एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, यू लूज मसल्स, क्योंकि आपने हाँ न्यूट्रिएंट हाँ कम कर दिए, मसल्स वीक हो जाएंगी। मसल्स वीक होंगी, जो भी मैं निहाल को भी कह रहा था कि मसल्स वीक हो जाएंगी तो आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी, क्योंकि मसल्स जब बनती हैं तभी बोन में कैल्शियम डिपॉजिट होता है, अदरवाइज बोन में कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होता है। तो हम्म आपकी बोन्स भी वीक हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली जो इस टाइप की डाइटिंग होती है जिससे आप केवल वेट रिडक्शन इज द ऑब्जेक्टिव, उससे हमेशा बॉडी खराब होती है। और अक्सर ये देखा गया है कि उस डाइटिंग के बाद लोगों का बाद में वेट बढ़ जाता है व्हेन दे स्टॉप दैट पर्टिकुलर डाइट। तो आपको न्यूट्रिशन समझना होता है, वंस यू जी अंडरस्टैंड न्यूट्रिशन कि न्यूट्रिशन कैसे काम करता है, और आपके घर के इकोसिस्टम के हिसाब से आप कौन सा न्यूट्रिशन चूज करेंगे, क्योंकि हर आदमी हर चीज नहीं खा सकता है। हम्म तो आपको अपने हिसाब से, दैट इज द साइंस ऑफ न्यूट्रिशन वी टीच, दैट इज व्हाट वन हैज टू अंडरस्टैंड एंड देन डिवाइस योर ओन डाइट।
हम किसी को डाइट बताते ही नहीं है, इसलिए कि आप ये ब्रेकफास्ट में ये खाइए, लंच में खाइए, डिनर में ये खाइए, हम किसी को नहीं बताते। हम ये बताते हैं कि आप खाइए, आप समझिए, आप ये समझिए कि किस चीज को खाने से क्या होता है, कौन से सप्लीमेंट आपको खाने हैं, क्योंकि हमारे कई सारे सप्लीमेंट नहीं हो, विटामिन डी इन जनरल लोगों का कम होता है, तो विटामिन डी को आपको सप्लीमेंट करना पड़ेगा। देयर आर सर्टेन रेशियोज फॉर द हेल्दी बॉडी। ओमेगा 3 ओमेगा 6 का रेशियो होता है, सोडियम पोटेशियम का रेशियो होता है। ये सब चीजों को समझना होगा। जब आप उसको समझेंगे, बॉडी अपने आप, जिसकी बॉडी को वेट गेन करना है बॉडी वेट गेन कर लेगी, जिसकी बॉडी को वेट शेड करना है बॉडी शेड कर देगी। बॉडी इज वेरी इंटेलिजेंट मैकेनिज्म। हमने गड़बड़ कर रखी है भाई, माइंड ने। ये अपने आप सेटल हो जाती है बॉडी को। वन शुड नेवर थिंक अबाउट वेट, वन शुड ऑलवेज थिंक अबाउट वेलनेस, हेल्थ। वेट इज अ बाई प्रोडक्ट, वेट इज ऑलवेज अ बाई प्रोडक्ट। इट इज लाइक, जैसे पैसा है ना, मैं हमेशा वो लोगों को बोलता हूँ कि मनी इज ए बाई प्रोडक्ट। आप काम करिए, आनंद करिए, मनी विल कम इफ यू आर वर्किंग प्रॉपरली। मनी इज ए बाई प्रोडक्ट। इफ यू जस्ट वर्क फॉर मनी, यू लूज सो मेनी थिंग्स। सो मनी इज ए बाई प्रोडक्ट, वेट इज ए बाई प्रोडक्ट, रियल लाइफ गोज इन द सेंटर। जी राइट विनीत? यस, बताइए विनीत, क्या आप पूछ रहे हैं? मैंने ना कुछ टाइम के लिए, आई डोंट नो, 1 मंथ और मे बी 2 मंथ्स, थोड़ी सी इंटरमीडिएट फास्टिंग करी थी। बट मेरी इंटरमीडिएट फास्टिंग होती थी, रात को डिनर 10 बजे किया, उसके बाद मैं अगले दिन 2 बजे या 4 बजे लंच करता था सीधा। राइट हो? इज दैट वर्केबल? या व्हाई नॉट? विल दैट काउंट? नो दैट इज व्हाई नॉट। कहीं इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपने इसमें यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने 10 बजे स्टार्ट नहीं कर सकते। इंटरमिटेंट फास्टिंग हैज टू बिगिन एट 8 PM, ऐसा कुछ भी नहीं है। you eat at 11 in the night and then eat at 5, doesn't matter. Yeah, because it's easier for me to skip breakfast than dinner. I cannot skip dinner. हाँ, you should not. Why should you? Why should you? तो आपको आवर्स क्रिएट कर रहे हैं, उतने whatever hours you want, उतने अपने आवर्स क्रिएट करने हैं, that's all. If you want to. Sure, got it. Yeah. Any other question? चलिए ठीक है, आई थिंक इस 9:25, तो हम लोग वी कैन गिव इट। ओके, या ओके, वन अविरल अग्रवाल। यस अविरल। मैंने चैट में भी पूछा था ये, बट आई थिंक वो मॉनिटर नहीं हो रहा है, बट एनीवेज ये आई वांट टू फिगर आउट, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सम हैबिट्स, आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स एज वेल। मेरे को, बट हाउ डू आई कम टू अ कंक्लूजन दैट okay, my gut is fine? Is there a test where I can kind of verify leaky gut ठीक है, diversity microbiota ठीक है, ऐसा? क्योंकि I still have minor symptoms. I was diagnosed with mild Crohn's, so fecal calprotectin मैं कराते रहता हूँ टेस्ट, वो मैंने बढ़ने नहीं दिया, it is well within range, but I'm not able to kind of determine कि ये सही है कि नहीं है। क्रॉन्स है, देखो क्रॉन्स है तो वन थिंग विच वी डिस्कस इन द अर्लियर ऑल्सो, कि इसका डायरेक्ट गट बैक्टीरिया की हेल्थ का टेस्ट नहीं होता है। ऐसा कोई मेरी नॉलेज में एटलीस्ट नहीं है। हम उसको सिम्टम से ही वो करते हैं। अगर आपके बाकी के पैरामीटर काफ़ी ठीक ठाक हैं और आपको स्टमक रिलेटेड कोई इशू नहीं हो रहे हैं, इंडाइजेशन वाला या वो वाले नहीं हो रहे, फर्स्ट थिंग तो यही है कि आपको अगर एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस और इंडाइजेशन वगैरह नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स योर गट इज फाइन। उसको फर्दर फाइन ट्यून करना है तो आप अपने जो बाकी के ब्लड पैरामीटर्स हैं उनको चेक कर लीजिए, आप अपने विटामिन को चेक कर लीजिए। आर यू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? प्राइमरली वेजिटेरियन, घर पे नॉनवेज नहीं खाते हैं। ओके, तो आप अपना विटामिन B12 चेक करिए। आपके बेसिकली जो B सीरीज वाले विटामिन है ना, उनको एक बार ही चेक कराइए। थायमीन है, नियासिन है, उनको चेक कराइए आप कि एक वो क्या आ रहे हैं। क्योंकि अगर आपका B सीरीज के विटामिन अच्छे आ रहे हैं ना, वो दैट इज अनदर वो कि आपका गट बैक्टीरिया ठीक ठाक है। विटामिन D कैसा आता है विदाउट सप्लीमेंट, वो अगर आ रहा है अच्छा, एवरेज, बहुत अच्छा तो नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि हमारा विटामिन डी आजकल हमारी बॉडी बनाती नहीं है ज़्यादा, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन, हम धूप में जाते भी नहीं है। तो अगर वो ठीक है तो अब इसी तरह के ना ये इनडायरेक्ट पैरामीटर्स हैं। और अगर लिवर रिपोर्ट्स हाई हैं, वो सब है, लिवर एंजाइम्स की रिपोर्ट हाई है, तो फिर तो बहुत एक वो है, मतलब इंडिकेशन है कि देयर माइट बी समथिंग। बट अगेन एज आई एम टेलिंग, देयर इज नो डायरेक्ट टेस्ट फॉर गट बैक्टीरिया कि हेल्दी है या अनहेल्दी है। वन,
and one symptom cannot be attributed to just one factor. कि liver enzyme high है तो जरूरी नहीं है कि गट बैक्टीरिया की वजह से हो. It could be because of higher carbohydrate, higher intake of maybe some वो toxic substance, maybe more alcohol. So higher amount of alcohol, heavy alcohol consumption also raises the AST, ALT readings. It stresses the liver. तो बहुत सारे फैक्टर्स है. तो इट इज नॉट दैट सिंपल, इतना इजी नहीं है इन चीजों को वो करना. यू माइट नीड टू कोरिलेट few factors to arrive at a guesstimate. Again, not it would not be very accurate also. Same for उसका भी strict टेस्ट नहीं है. किसका सॉरी? लीकी गट. लीकी गट का नहीं, लीकी गट का भी कोई टेस्ट नहीं है. लीकी गट का कोई टेस्ट नहीं होता है. वो आपको इनफैक्ट कोलोनोस्कोपी से भी पता नहीं चलता ऐसा. ओके. कोलोनोस्कोपी से भी लीकी गट नहीं पता चलेगा. बिकॉज इतना लीकी गट जो है वो ऐसा नहीं कि कोई उसमें पाइप में छेद हो गए हैं, वो जैसे हम वो हो जाता है ना पानी देने वाले गार्डन वाले पाइप में छेद हो जाते हैं, वैसा नहीं है ना. वो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है. वो दिखते ही नहीं है ऐसे. तो वो तो आपका वो तो उसका जब अगर ब्लड स्ट्रीम में टॉक्सिक जा रहे हैं तो वो लिवर को इन्फ्लेम करेंगे. तो लिवर इज वन पैरामीटर. लिवर का इन्फ्लेमेशन, फैटी लिवर होना या लिवर की रीडिंग्स बढ़ना, एंजाइम्स बढ़ना, वो एक लीकी गट. लेकिन अदरवाइज भी जिस तरह की अगर आपकी डाइट ज्यादा प्रोसेस फूड वाली है या अल्ट्रा प्रोसेस वाली फूड वाली डाइट आप खा रहे हैं ज्यादा, तो लीकी गट 100% होगा. ओके. 100% होगा. यूपीएफ जितने लोग यूपीएफ ज्यादा खा रहे हैं, अल्ट्रा हाई प्रोसेस फूड, उनका 90% चांस है कि लीकी गट होगा, क्योंकि वो सीधा गट को डैमेज कर रहा है. और प्रोसेस फूड खा रहे हैं, नॉट यूपीएफ बट नॉर्मल प्रोसेस फूड खा रहे हैं, तो भी आपका गट बैक्टीरिया डैमेज होगा. बिकॉज प्रोसेस फूड में प्रिजर्वेटिव होते हैं. कॉमन सेंस है. प्रिजर्वेटिव अगेन वो जेम्स बॉन्ड है, जहां जाएंगे मारेंगे. Okay. That is another thing. So go for whole food, natural food, and then focus on prebiotic and probiotic. तो ये हमें ना वो जैसे वो शर्लक होम्स करता था ना, डिडक्शंस. तो ये डिडक्शन बेस्ड है, एविडेंस बेस्ड नहीं है. Okay. Yeah. One last question. Yeah. Is apple cider good for or vinegars good for the gut overall, or should we be very careful while taking them? No, it's very good. It's very good. Unless you have some specific, आपके पेट में अल्सर्स हैं या कुछ और गड़बड़ है, तो otherwise it is recommended for every healthy individual. Apple cider vinegar, not plain, with mother. Again, I am underlining with mother. उसको आप लीजिए, 1 चम्मच से शुरू करिए. 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर और आधा नींबू रखिए, निचोड़िए उसमें उसको ग्लास में पानी डालिए उसका, और उसको स्ट्रॉ से पीजिए. दांतों से ऐसे नहीं पीना है, क्योंकि दांत में एसिड लगेगा तो एनिमल इरोड होता है. उसको स्ट्रॉ से पीजिए, एंड स्ट्रॉ से पी के खत्म करके देन मुंह में एक बारी कुल्ला कर लीजिए पानी का, उसको पी जाइए. मतलब ड्रिंकिंग वाटर से कुल्ला कर लीजिए, ताकि दांत में अगर बाई चांस हल्का फुल्का कहीं लगा हो उसका पार्ट, तो वो धुल जाए. And it helps in managing, balancing your stomach acid. Okay. And it also helps in better metabolization of carbohydrate as well as protein. भी काम करता है. So it is very good thing otherwise. Okay. Yeah. Thank you. Any other question? चलिए, ठीक है. Thank you so much. I think we can now call it a day because it is already 9:30. So thank you so much. Thanks for joining and thanks for being a part of this program. Thank you. Thank you so much. Namaskar.